Hello everyone, welcome to Arve Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जहां पे मैंने बेहतरीन वे में आपको बताया एक न्यू तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर को लर्न करने का, जहां पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, एक्चुअली इमेजिनरी नंबर पढ़ा। आज से क्लास में हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिफरेंस है या दोनों सिमिलर है क्या। तो ऐसे जो भी डाउट्स है छोटे छोटे वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट क्लास को मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बेहतरीन वे में बताया कि जिस तरीके से एक कॉमन इंट्यूटिव होता है कि बच्चे इस तरीके से सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आता है, वहां पे आपका नेगेटिव नंबर आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, तो वहां से आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर मिलता है और कहीं ना कहीं वहां से इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आता है। ये कहना पूरा गलत बात है। और अगर कोई बच्चा ने लास्ट मेरा लेक्चर नहीं देखा तो अभी जाओ और अभी उस लेक्चर को आप देखो, हिस्ट्री ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि अगर वो आप वीडियो देखोगे तो ही आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जबरदस्त फीलिंग मतलब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अदरवाइज फिर इट्स अ बोरिंग वे, है ना। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, मैं बताऊंगा एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप सॉल्व करोगे, मजा नहीं आएगा, है ना। अगर आपको मजा आना है तो फिर वो लेक्चर को देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से मैथ्स को डील करते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टोरी जरूर देखना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने फाइनली ये जाना था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते थे, डिनोट करते हैं आई मीन, और जिसको यूलर ने दिया था, लियोनार्ड यूलर ने वो कन्वेंशन को रखा था। ठीक है, और जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था राफेल बॉम्बली का ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। ठीक है, तो आज का जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं दैट इज बेसिकली अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आयोटा। आई जो होता है उस पर हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसी तरीके से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलो राइट डाउन द हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। ठीक है, जनरली हम लोग, अब देखो जैसे कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और खास करके मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल वाले वे पे नहीं जाता हूं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए प्लस आई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस तरीके से डील करने के लिए। ठीक है, अगर आपको वो डेफिनेशन ही चाहिए, आप अपना मैथ्स का एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं रूट पे ज्यादा वर्क करता हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि उसके पीछे का स्टोरी क्या है वो आपको पता चले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं थ्योरेटिकल वे में अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैथ, तो फिर मेरे में दूसरे टीचर में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, फिर बोरिंग हो जाएगा। और अगर आपको उसी वे में पढ़ना है देन दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये प्लेटफॉर्म में आपको इन डिटेल नॉलेज मिलेगा, डेप्थ नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे बैठ के आपको लिखाया नहीं जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेफिनेशन, वी आर मैथमेटिक्स पीपल। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, इमेजिनरी नंबर के बारे में देखा, और वो कब आता है, जब आपका स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर देखने को मिलता है। इन दैट केस आपका कंसेप्ट जो उभर के आता है दैट इज फॉर द इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। क्लियर, जनरली हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसलिए मैंने z लिख दिया। ठीक है, अब जब ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, मान लो एक ही सिचुएशन है और वहां पे आपको ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने हैं, तो अब z1 लो, z⁻1, z⁻2, z⁻3, है ना, ऐसे z1, z2, z3, these are all कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जनरली हम लोग z यूज करते हैं टू डिनोट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, तो ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, वी जस्ट यूज द लेटर z। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। देखो मेरा पेन गिर गया, है ना, मेरा पेन गिर गया। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो ये जो होता है दैट इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट, है ना, और ये जो होता है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो a, b होता है दो द रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये हमने देख लिया i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 कहां से आता है, और इसका हमको पूरा स्टोरी पता है ना, इस चीज का हमको पूरा का पूरा स्टोरी पता है। अब इसमें नया कुछ नहीं है हमारे लिए, और हमको मतलब अब दूसरे बच्चे जो नॉर्मली पढ़ते हैं उनको बस i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिख रहा होगा, बट अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो, तो आपको आइडिया होगा कि इसके पीछे का जो स्टोरी है जबरदस्त है, तो हमको वो भी आता है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, जहां पे ये रियल होता है, ये पार्ट इमेजिनरी होता है, और i को इसीलिए हम लोग कई बार क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट। मतलब अगर हम लोग कोई नंबर लिखते हैं 2i,
वो हो गया इमेजिनरी नंबर, है ना, दैट्स अ प्योर इमेजिनरी नंबर। ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब बहुत लोग बोलते हैं कि देखो इट्स अ सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये सम कहना मीनिंगफुल नहीं है ना, इट्स लाइक अ वे टू राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। आप कोई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम कर रहे हो, इट इज नॉट मेकिंग मच सेंस एट ऑल, है ना, इतना अच्छा सेंस इट मेक नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आप रियल नंबर को रियल नंबर के साथ में एक ऑपरेशन करोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, इट मेक्स सेंस, बट एक रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का एडिशन बोल देना वो प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ नोटेशन, वी यूज दैट टू रिप्रेजेंट इट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज हाउ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे ग्राफिकली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, एवरीथिंग वी विल सी, डोंट वरी। ठीक है, और इसमें आपको यही ध्यान देना है कि ए और बी जो है वो क्या है, आपके रियल नंबर्स है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे हमने एक बेसिक कवर कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, अब आगे देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं आपका, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ना, तो हम कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, कि 2 + 3i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, a + ib फॉर्म में है, a + ib लिखो या फिर a + bi लिखो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे, लेट्स से -3 + 2i, ऐसा नहीं लिखेंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं होता कि कौन सा एक दूसरे से बड़ा है, ये हम लोग कभी भी नहीं करेंगे, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। ऐसा कहना ये क्या है आपका पूरा गलत है, तो ऐसा हम लोग कभी भी हम लोग इंट्यूशन ऐसा यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको, है ना, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं नंबर 2, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 2, है ना, मेरे पास क्या है, एक नंबर 2। 2 क्या है आपका, एक रियल नंबर है ना। अब इसी 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 + 0i, राइट। इस 2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + 0i। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी रियल नंबर को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं, अगर मैं मोट तौर पे लिखना चाहूं तो पहले आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद होल नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद इंटीजर्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके आई लिख दो यहाँ पे इंटीजर्स को, ठीक है, फिर यहाँ पे इंटीजर्स आ जाएंगे, देन उसके बाद से इंटीजर्स के बाद में क्या आ जाएगा आपका, रैशनल नंबर्स आ जाएगा, लेट्स से, है ना, रैशनल नंबर्स आ जाएगा, उसके बाद रियल नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को सेट के फॉर्म में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना। दिस इज क्या है, नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर व्हिच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दैट मींस जो रियल नंबर्स होते हैं दोस आर बेसिकली व्हाट, अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट पार्ट, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट पार्ट, वहां पे आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं। डन, क्लियर। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कंपेयर नहीं करोगे, है ना। अगर आपको बोल दे कि 2 + 3i बड़ा है कि -3 + -2i, लेट्स से, है ना, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते दोनों को इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। तो वैसा कंपैरिजन कभी मत करना, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वहां से ये वाला कंसेप्ट आपका उभर के आया। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, z आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज इक्वल टू क्या है, a + ib। क्लियर हो गया। यहां पे हम लोग ऐसे भी नोटेशन लिखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज a, क्योंकि a क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ z है। और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करूं तो दैट विल बी b। ठीक है, क्लियर हो गया, z का इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका b, ये भी आपको क्लियर हो गया, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट यहां पे बात करूं, ठीक है, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि z इज प्योरली इमेजिनरी, क्या बोला मैंने, z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी मतलब व्हाट, a को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप बोलोगे ऐसे कि z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, तो z इज प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल, तो इन दैट केस आप क्या लिखोगे, इन दैट केस आप बोलोगे b इज इक्वल्स टू 0। इन दैट केस क्या हो जाएगा, देखो b 0 हो जाएगा तो i इंटू 0 इज 0, तो z इज इक्वल्स टू a व्हिच इज अ रियल नंबर, तो आपका z क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। क्लियर, ये वाला पॉइंट भी एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलो डन, अगर ये सारे पॉइंट आपने क्लियर कर लिए, अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग और पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे एंड वी विल सी। ठीक है, अब देखो अभी तक अगर मैं आपको बात करूं, कितना हो गया नंबर, आई थिंक थर्ड हो गया ना, नंबर फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन जनरल अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये सारे टूटे टूटे कंसेप्ट है जो आप कहीं ना कहीं यूज करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, दैट इज वाई मैं इसको इस तरीके से लिखा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद नहीं करना, बस आपको जानना है कि ये चीजें होती है। और यहाँ पे बहुत सारा कुछ कंसेप्चुअल बात नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही लाइट नोट पे इसको डील कर रहा हूं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक बातें है, ठीक है। आपको पता है कि जहां पर भी कुछ अगर बहुत कंसेप्चुअल रहता है तो मैं डिटेल में जाता हूं, डेप्थ में जाता हूं। यहाँ पे वैसा कुछ बात करने के लिए है नहीं, दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा डाउट भी ना हो और फटाफट आप इसको सीख भी लो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ए और बी क्या है आपके रियल क्वांटिटीज है ना। तो आपको पता है अगर ए और बी रियल क्वांटिटीज है तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या होना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, यही पॉसिबिलिटी होना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं, और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अगर 0 हो रहा है दैट मींस ए और बी दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कंक्लूजन आप कब ड्रॉ करते हो, जब जो नंबर्स है आपके ए और बी, लेट्स से यहाँ के लिए तो अननोन है, ये जो नंबर्स है वो क्या है आपके रियल नंबर्स है, ठीक है, तभी आप ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। अगर मैं ये बोल दूं कि लेट्स से a इंटू बी इज इक्वल टू 0, मान लो कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो a इज इक्वल टू 0 है, या तो b इज इक्वल टू 0 है, या तो क्या होगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज अगर 0 होता है तो उनमें से या तो एक 0 रहा होगा या तो दोनों ही 0 रहे होंगे, ऐसा मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। बट जब हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करते हैं तो चीजें ऐसी नहीं होती है ना। क्या बोला मैंने, जब हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करते हैं तो चीजें ऐसे नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, तो नॉर्मल कोई बच्चा क्या बोल देगा, अच्छा सर ने तो बताया था कि z1 भी 0 होना पड़ेगा, z2 भी 0 होना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से z1 का वैल्यू मैंने ले लिया 1 प्लस आई, ठीक है, और z2 का वैल्यू ले लिया मैंने 1 माइनस आई, क्लियर हो गया। तो एक बार देखो z1 स्क्वायर क्या आएगा, z1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस 2i माइनस 1, क्यों, आई स्क्वायर आएगा ना, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, ठीक है। अगर मैं z2 स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस आई होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2i, है ना, माइनस 1, क्लियर हो गया। अगर मैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर करूं, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 2i और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2i, ठीक है। तो अगर मैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2i माइनस 2i दैट इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अभी भी देखो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, लेकिन क्या z1 और z2 0 है, नहीं है, z1 नॉट इक्वल टू z2, या फिर ऐसे लिखो z1 नॉट इक्वल टू 0, z2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और z2 नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा कंक्लूजन भयानक सा ड्रॉ मत करना कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स अगर 0 है तो बोथ द क्वांटिटी हैज टू बी 0, ऐसा रियल नंबर के केस में ही होगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि z1 एंड z2 रियल है, लेट्स से मैं बोल देता हूं रियल है, देन द ओनली पॉसिबिलिटी जो निकल के आएगा क्या होगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स है तो देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटी एज वेल, दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी, देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल, क्लियर हो गया, डन। सो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर यहां पे अगर मैं आपको बोल दूं कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 0 लेट्स से, है ना, अगर मैं आपको ऐसा बोल देता हूं तो ये पक्का है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर 0 है तो या तो z1 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, या तो z2 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, या तो दोनों ही 0 रहा होगा, है ना। ऐसा कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकता हूं यहाँ पे, है ना, ऐसा मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करूंगा कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मींस z1 0 z2 0, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, z1 z2 का वैल्यू 0 कर दो ना भाई, होगा ना, और 0 भी तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के डोमेन में आ जाएगा, क्यों, बिकॉज 0 इज रियल नंबर एंड रियल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि नहीं। तो मैं 0 तो बोल सकता हूं, लेकिन दैट इज नॉट कंपल्सरी, राइट, दैट इज नॉट कंपल्सरी। सो दिस इज हाउ दिस कंसेप्ट वर्क्स, क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट भी आपने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, और हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयोटा के बारे में, किसके बारे में, आयोटा के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स किसके बारे में, आयोटा के बारे में, ठीक है। अब देखो आयोटा में क्या होने वाला है खास, ठीक है। तो हमको इतना पता है, जो यूलर थे उन्होंने क्या बोल दिया था कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, है ना, ये हमको किसने बोल दिया था, यूलर ने बोल दिया था, ठीक है। डिकार्टे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म यूज किया था
आपका इमेजिनरी इन हिज बुक ला ज्योमेट्री। ला ज्योमेट्री में उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था वर्ड इमेजिनरी, ठीक है। उसके पहले भी लोग उसके बारे में बात करते थे, आपने देखा है मेरा लेक्चर, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलरली इमेजिनरी वर्ड जैसे नहीं बोला था, ठीक है। जैसे कि डेल फेरो हो गए थे, फ्यूर हो गए थे, जिन लोगों ने वहां पे वर्क किया था, ठीक है। तो ठीक है, वो सब चलो, वो सब तो स्टोरीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब अगर मैं बात करूं आयोटा के बारे में, तो आयोटा देखो, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में, ठीक है। पावर्स ऑफ आयोटा, यहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखने वाले, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, मजा आ जाएगा आपको, बस थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक है। पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे ध्यान देना है ना, ध्यान देना, ठीक से देखते रहो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि i टू द पावर 0 ये कितना होगा आपका 1। अगर मैं बोलूं i टू द पावर 1 तो ये होगा i। अगर i टू द पावर 2 तो हमको पता है i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। और मैं i टू द पावर 3 की बात करूं, है ना, तो i टू द पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 और i तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो गया आपका -i। लेकिन अगर मैं i टू द पावर 4 करूं ना, अब तो ये कितना होगा पता है, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -1 मतलब 1। क्लियर हो गया। तो एक बार आप चीजों को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो पहले आपको 1 मिला, आपने शुरू कहां से किया, 0 से स्टार्ट किया, आपको 1 मिला, देन आपको i मिला, देन आपको -1 मिला, फिर आपको -i मिला, फिर आपको 1 मिल रहा है। उसके बाद आप आगे जाओ, फिर आपको i मिलेगा, फिर आपको -1 मिलेगा, फिर आपको -i मिलेगा। देखो ये आपको क्या कर रहा है, रिपीट करते हुए दिख रहा है ना। इसका आप बोल सकते हो पीरियोडिसिटी कितना है, साइक्लिसिटी आप बोल सकते हो 4 है ना। इसका साइक्लिसिटी कितना है, i का जो पावर का जो साइक्लिसिटी होता है दैट इज 4, क्योंकि देखो 1i -1 -i, उसके बाद फिर से 1i -1 -i, वो रिपीट करेगा। आप बोलोगे कि सर आपने 0 से क्यों स्टार्ट किया, सर आप 1 से स्टार्ट करो। आप 1 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 से स्टार्ट करते तो आपको i मिलता, -1 मिलता, -i मिलता, 1 मिलता, फिर आपको क्या मिलता, i मिलता, -1 मिलता, -i मिलता, फिर 1 मिलता। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, इट्स अप टू यू, है ना। तो ये क्या है आपके पावर्स ऑफ आयोटा, ये हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। यहां पे मैं और एक बात करना चाहूंगा आपसे, नंबर 2 पॉइंट है ना, जो सेकंड पॉइंट है, यहां पे देखो जो सेकंड पॉइंट है, सम ऑफ 4 consecutive powers of i that is equals to 0, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3, ये हमेशा आपका क्या होगा, 0 होगा, ऑलवेज ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो देखो ध्यान से, आप i टू द पावर n कॉमन ले लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा i प्लस ये हो जाएगा i स्क्वायर प्लस i क्यूब हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा i टू द पावर n, ये हो जाएगा 1 प्लस i हो जाएगा, i स्क्वायर का वैल्यू -1 और i क्यूब का वैल्यू -i। देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा कितना आपका 0। क्लियर हो गया। इसीलिए आप बोलते हो कि सम ऑफ 4 consecutive पावर्स ऑफ i हमेशा 0 होगा। i टू द पावर 7 प्लस i टू द पावर 8 प्लस i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 10, आंख बंद करके लिख दो 0। i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 10 प्लस i टू द पावर 11 प्लस i टू द पावर 12, 0। लेकिन अगर बीच में कोई मिसिंग रह गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने 9 लिया, 10 लिया, 12 और 13 ले लिया, तब गड़बड़ हो जाएगा मैटर, है ना, तब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव पावर्स कहीं का भी पावर ले लो, i टू द पावर 991 प्लस i टू द पावर 992 प्लस i टू द पावर 993 प्लस i टू द पावर 994, डायरेक्ट 0 लिख दो, कुछ सोचना ही नहीं है। कैसे होता है ये देख लिया आप। क्लियर हो गया, डन। तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i क्या होगा आपका, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i आपका 0 होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नंबर 3, ये पॉइंट्स देखो, अब जो अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये कोई स्पेशल बात नहीं कर रहा हूं, ये सब लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप किसी और से पढ़ के देखो, वो भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं ना, दैट इज गोइंग टू बी स्पेशल, वो बहुत स्पेशल होने वाला और वो आपको मजा आएगा, ठीक है। और मेरे को हमेशा उन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं एज अ टीचर देखो, मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवली माइंडेड सोचता हूं, ठीक है, कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं किसी भी बच्चे को, तो एवरी क्लास, किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, एवरी क्लास में मैं चाहता हूं कि वो मेरे से कुछ तो ऐसा सीखे ना, जो 2021 में भी, अभी जैसे कि 2021 खत्म होने वाला है, इट्स अ मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, तो वहां पे पूरा यूट्यूब पे उसको कंटेंट ना मिले। मतलब मैं इतना ज्यादा R&D पे वर्क करता हूं अपने कंटेंट पे, है ना, तो मेरा हमेशा से ये रहता है, आई डोंट नो, मैं मतलब सोचता हूं मुझे मजा आता है, मतलब, है ना, और उसी चक्कर में जो मेरा नॉलेज होता है वो भी मल्टीप्लाई होता है, वो भी आपका एम्पलीफाई होता है, तो मुझे उससे खुशी मिलती है, ठीक है।
तो जैसे कि आज की क्लास में भी देखो मैं एकदम सिंपल सा क्लास है आज ना, हम बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जस्ट लाइक द लास्ट क्लास, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। फिर आपको लगे यार ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा था, मतलब ऐसा होगा अभी थोड़ी देर में होने वाला है, देखते रहो, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, नॉर्मल सी बात है ना, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको आई जो है, आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1/i³, 1/i³, इसको अगर आपको इवेलुएट करना है, आप कैसे करोगे पता है, देखो ध्यान से, 1/i³ को आप क्या लिखोगे, देखो i इंटू i⁴। याद रखो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, और हम लोग डिनोमिनेटर में जो होता है ना कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं रखते हैं। हम लोग डिनोमिनेटर में क्या नहीं रखते, कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं रखते हैं। तो हम कैसे हटा दिए, देखो ऊपर भी i मल्टीप्लाई किए, नीचे भी i मल्टीप्लाई किए, ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा i² इंटू i², मतलब -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 1, तो दैट इज इक्वल टू i। देखो तो 1/i³ का वैल्यू कितना होता है, i के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में दिखे आप इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। डन। तो ये सारी चीजें हो गई अभी मस्त वे में, इसको आपने कवर कर लिया। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले जिसके बारे में आपसे बताने वाला था, ठीक है ना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, देखो ठीक है। आप जनरली अगर पढ़े होगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप अभी सीखोगे। अगर मान लो आप कहीं से और पढ़े हो पहले, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा भी आइडिया है, तो आपको ये पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जहां पे प्लॉट करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन, है ना। आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉस प्लेन ऐसा कहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को क्या करना है, 3 + 2i, इसको मुझे प्लॉट करना। अब देखो यहाँ पे स्टोरी है ना, स्टोरी, अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होने वाली है, ठीक है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आ जाएगा, देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा होता है, ठीक है। और क्यों मतलब बच्चे इतना ज्यादा पसंद करते हैं मेरे कंटेंट को या मेरे स्टाइल को, क्यों पसंद करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ना छोटे से छोटे चीजों को भी ना इतना मैं चाहता हूं कि आपको मैं वो उस नॉलेज को ऐसे दूं ना कि एक सिंपल चीज भी आपको लगे यार ये ऐसे कैसे सोच सकता है कोई। मेरा हमेशा ये रहता है, मतलब है ना, मैं अगर कोई सिंपल से सिंपल चीज भी है ना, तो मैं ऐसे उसके सामने रखूंगा ना आपको, आप सोच में पड़ जाओगे यार ऐसे मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था। और वही चीज आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है, एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट लाइक माय कंटेंट, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल 3 + 2i, अब मैं देखो मैं कैसे, मतलब नॉर्मल लोग भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं, मैं भी वही पढ़ा रहा हूं, लेकिन देखो मैं कैसे डाइवर्ट करता हूं खुद को, है ना। मतलब यहां तक देखो, यहां तक हर इंसान एक ही रास्ते पे आता है, उसके बाद मेजोरिटी लोग इधर चले जाते हैं, है ना। बट मैं क्या करता हूं, इस वाले पाथ को लेता हूं, लेस ट्रेवल्ड, है ना, मैं हमेशा इस पाथ को लेता हूं। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि 3 + 2i को मुझे प्लॉट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे कि सब लोग बात करते हैं, एक कार्टेशियन प्लान होता है, जहां पे यहाँ पे क्या होता है आपका रियल नंबर्स होते हैं, इसकी इधर में इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। सुनते रहो ध्यान से। ये आपका यहाँ पे ओरिजिन होता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन। ये मैथमेटिशियन आर्गन के नाम पे बेस्ड है। ही वाज अ पर्शियन बुक कीपर, बहुत ही प्रमुख मैथमेटिशियन नहीं थे, उनका मैथ्स में बहुत हैवी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ही वाज जस्ट अ पर्शियन बुक कीपर, है ना। वो क्या थे, एक पर्शियन बुक कीपर थे, और बस उसी के बेसिस पे कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे जहां पे उनके नाम से ये आर्गन प्लेन को हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो आर्गन प्लेन भी बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। मतलब एज कंपेयर टू अदर मैथमेटिशियंस ऑफ दैट टाइम इनका कोई वैल्यू नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉस प्लेन, है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम प्लॉट कैसे करते हैं नंबर को, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 + 2i, अब क्या करोगे, देखो 1 2 3 अलोंग रियल एक्सिस, क्योंकि ये रियल नंबर है, और ये 2i आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऊपर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 2 हियर, तो ये जो नंबर है इसको आप लोग क्या बोलोगे, 3 + 2i। क्लियर हो गया, 3 + 2i। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z ब्रैकेट में 3, 2 ऐसे भी लिखते हो आप, है ना। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आगे मैं इसके बारे में और भी बात करूंगा, जब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो मैं बात करूंगा किसको आप लोग मॉड जेड बोलते हो, कैसे निकालते हो, सब बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो नंबर है 3 + 2i, 3 अलोंग द रियल एक्सिस, मतलब 3 यूनिट अलोंग द रियल एक्सिस, और 2 यूनिट अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये बस मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं और बात करूंगा, ठीक है। ये होता है, ये आपको पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया, और इस तरीके से होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मैं बात करूंगा ना वो थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है, और उसमें आप ध्यान से सोचना, ठीक है। जब आपको लोग, कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो ऐसा कहते हैं ना कि इधर रियल एक्सिस ले लो, इधर इमेजिनरी एक्सिस ले लो, लेकिन मेरा स्टाइल अलग है थोड़ा, है ना। मैं कहता हूं बच्चों से क्या पूछो कि क्यों लिया यहाँ पे मैंने इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी नंबर एक्सिस यहाँ पे मैंने क्यों लिया। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्लॉट करना है एक नंबर 3i, लेट्स से अभी 4i,
4i अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4, मैं यहां पे ले लूंगा 4i, ले लूंगा ना 4i, यही तो आप करोगे, यही आप सीखते हो। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि मैंने 4i यहां पे क्यों लिया, ऐसा क्यों नहीं किया कि मैंने 1 2 3 4 4i में कहीं इधर ले लेता या 4i कहीं में इधर ले लेता, ऐसा क्यों नहीं किया? 4i को इस वर्टिकल एक्सिस पे ही क्यों रखा गया? दैट इज माय क्वेश्चन, है ना, दैट इज माय क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो ये जो आर्गन प्लेन का कंसेप्ट आया ना, ये आया कहां से एक्चुअल में, अब आपको धीरे से समझ में आएगा। देखो ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इमेजिन नंबर का कंसेप्ट जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का सॉल्यूशन ढूंढना। प्रॉब्लम यही था ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमको तो पता था भाई, हम तो रियल नंबर में स्टक थे, 16th सेंचुरी तक हम रियल नंबर में स्टक था। इवन नेगेटिव नंबर और इमेजिनरी नंबर को काफी लेटली एक्सेप्ट किया गया, 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, उस टाइम पे उसको धीरे धीरे एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का सॉल्यूशन ढूंढ पाना, हमको सॉल्यूशन नहीं मिला, जिसके वजह से हमको कॉम्प्लेक्स वाले दुनिया में एंटर करना पड़ा। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से, अभी कहता है क्या है, देखो हमको एक नंबर उसी के साथ मल्टीप्लाई करके एक नेगेटिव नंबर चाहिए, है ना। एज फॉर द सिंपलेस्ट केस हम लोग -1 की बात कर रहे हैं, बट -1 की जगह पे -7, -200, -500 कुछ भी हो सकता है ना। -500 अगर है और इसका अगर हमको स्क्वायर रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो -1 और 500 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है, इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव, है ना, हमको पता है ये चीज। ठीक है, तो अल्टीमेटली चीजें जाके कहां पे रुक जाती है, इधर ही रुक जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज अ रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर वी नो हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसलिए मैं -1 को लेके ही बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है इसमें। ठीक है, अब कंसेप्ट ये कहता है कि हमको एक नंबर उससे ही मल्टीप्लाई करके हमको नेगेटिव चाहिए, यही चाहिए ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से देखते रहो, लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या है, आपका रियल नंबर लाइन है। देखो कहते हो ना कि इमेजिनरी नंबर को अगर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको प्लॉट करना है तो यू नीड 2 डायमेंशन, आप सिंगल डायमेंशन में कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रियल एक्सिस जो है वो तो आपका रियल वाला पार्ट कवर करेगा, लेकिन इमेजिनरी वाला पार्ट को आप कैसे प्लॉट करोगे, उसके लिए आपको 2 डायमेंशन चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उस 2 डायमेंशन का रिक्वायरमेंट क्यों आया, वो देखो अभी ध्यान से। ठीक है, अब मान लो ये आपका ओरिजिन है और ये आपका रियल एक्सिस है, और अभी तक हमको किसके बारे में आइडिया है, ओनली रियल एक्सिस के बारे में आइडिया है हमको। किसके बारे में आइडिया है? ओनली रियल एक्सिस के बारे में हमको क्या है, आइडिया है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पॉजिटिव नंबर लेता हूं, एक्स क्या होगा, या तो एक पॉजिटिव नंबर होगा या तो एक नेगेटिव नंबर होगा। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से नहीं समझे थे, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 इंटू 1 करता हूं, देखो 1 पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में, अलोंग दिस डायरेक्शन, 1 इंटू 1 करूंगा तो मुझे 1 इसी डायरेक्शन में मिल जाएगा, है ना, 1 इंटू 1 इसी डायरेक्शन में 1 मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए था, -1, दैट मीन्स हमको एक नंबर इंटू दैट नंबर, हम चाहते थे कि वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाए और हमको कहीं इधर मिल जाए -1, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, है कि नहीं। अब मान लो कि आप -1 इंटू -1 करते हो लेट्स से, ठीक है, आप क्या करते हो -1 इंटू -1, तो ये आपका -1 हो गया अलोंग दिस डायरेक्शन, तो -1 इंटू -1 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा +1, है कि नहीं। -1 इंटू -1 आपको मिल गया +1, 1 इंटू 1 भी आपको क्या मिल गया +1। दिक्कत तो हो रही है आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक नंबर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, आपको -1 चाहिए भाई, तो करोगे कैसे। तो हमको ये तो पता था कि चलो इसके लिए जो लेटर यूज किया गया दैट इज आई, है ना, इसके लिए जो लेटर यूज किया गया आई, और आई स्क्वायर को क्या बोला गया आपको, -1। क्यों बोला गया ऐसा, देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों बोला गया। देखो दैट मीन्स हम चाहते हैं कि देखो जब हमने 1 इंटू 1 किया तो कुछ भी डायरेक्शन फ्लिप नहीं हुआ 1 इंटू 1 में डायरेक्शन तो फ्लिप ही नहीं हुआ ना, आपने 1 किया इंटू 1 किया, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। जब आपने -1 इंटू -1 किया तो डायरेक्शन सीधा इतना फ्लिप कर गया ना, एकदम ऐसे ऐसे फ्लिप कर गया, है कि नहीं, या फिर ऐसे था और आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे फ्लिप कर गया, पर 180 डिग्री फ्लिप कर गया। बट हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि वो जो फ्लिप हो 0 या 180 ना रहे, वो उसके बीच में कहीं लाई करे, एंड वहीं से ये कंसेप्ट शुरू होता है आई का, जहां से आपको 2 डायमेंशन का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 डायमेंशन ये वाला और 1 डायमेंशन ये वाला, 2D की बात करते हो। देखो कैसे, हमने क्या किया, हमने लिया आई और हमने ये बोला कि एक बार अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 90 डिग्री रोटेट कर देगा,
दूसरी बार जब आप करोगे तो वो 180 डिग्री कर देगा और आपको -1 मिल जाएगा। देखो इसीलिए आप कहते हो ना कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है कि नहीं? इसीलिए तो आप बोलते हो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इसीलिए तो आप बोलते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि 2 कहां लाई करता है, अगर मैं आपसे बोलूं 2 कहां लाई करता है, आप बोलोगे कि लेट्स से 2 यहां लाई करता है। अगर मैं आपसे बोलूं 2i कहां पे लाई करता है, तो आप क्या करोगे? i 2 करोगे, है ना? 2i कहां पे लाई करता है, यही तो ना। लेकिन जैसे आप i से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या करेगा? उसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट करा देगा। इसीलिए आप बोलते हो कि 2i समवेयर आपको इधर पे मिलेगा 2i। आप समझ में आया? क्योंकि i से मल्टीप्लाई करने का मतलब 90 डिग्री रोटेशन, फिर i से मल्टीप्लाई करने का मतलब 90 डिग्री रोटेशन। अब क्लियर हुआ? अब देखो कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सर जब हम i से मल्टीप्लाई किए तो i जब हमने एक मल्टीप्लाई किया तो सर वो तो क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकता था, ये तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, सर क्लॉकवाइज हो जाता, फिर दूसरे i से मल्टीप्लाई करने पे क्लॉकवाइज और i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो फिर भी आ जाता। बट बाय कन्वेंशन हमारे पास दो रास्ते थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेने का, बट हमने बाय कन्वेंशन क्या लिया? इसी को कंसीडर किया, क्योंकि आगे जाके जब आप आर्गुमेंट की बात देखोगे तो 2i इज व्हाट? पॉजिटिव, तो हम लोग कहेंगे इसका आर्गुमेंट जो है दैट इज π/2। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज लिए होते तो इन दैट केस 2i का जो आर्गुमेंट होता है ना, अगर आप ऐसा बोल देते कि i से मल्टीप्लाई करने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, तो 2i इधर आ जाता, 2i इधर आ जाता, है कि नहीं? तो आप उसका आर्गुमेंट क्या बोल देते? π/2। लेकिन ये तो आपको -π/2 दिखाई दे रहा है ना, तो वैसा प्रॉब्लम आता। अभी आप आर्गुमेंट जब मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा तो और अच्छे से रिलेट कर पाओगे आप। तो इतना डिटेल कंसेप्ट देख रहे हो। अगर आपको आर्गुमेंट प्लेन पढ़ाना होता तो मैं इस तरीके से पढ़ा के रख देता ना, इस तरीके से बोल देता 3+2 ऐसे प्लॉट करते हो, जो कि सब लोग करते हैं ना। यूट्यूब पे जाके देख लो, एवरीवेयर, चाहे वो इंडिया का कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म का चैनल क्यों ना हो, कहीं पे भी जाके देख लो, सब इसी तरीके से बात करते हैं। जब उनको कॉम्प्लेक्स नंबर समझाना होता है इस अप्रोच को कोई फॉलो नहीं करता है। क्यों पता है? क्योंकि ये किसी किताब में तो लिखा गया नहीं है। मतलब मैंने तो 4-5 किताबें पढ़ ली है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, मैं हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं, तो मुझे बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग है एक एक चैप्टर्स का जो मैं डील करता हूं, है ना। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लो, जाके उठा लो, मिलेगा तो मेरे को फोटो भेज देना, टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप भेज देना मेरे को, कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई टाइम वेस्ट करके कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो दिस कम्स फ्रॉम प्योर रॉ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। जब आप टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो ना, फिर आप ऐसे चीजों के बारे में बात कर सकते हो। इसको बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्यों? क्योंकि किताब में तो लिखा हुआ नहीं है, किताब में थोड़ी लिखा होगा ये सब चीजें, तो उसको बात करने के लिए काफी आपको गट्स होना पड़ेगा, मतलब आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके आप ऐसी बातें कर सकते हो। अदरवाइज लोग क्यों बातें करेंगे जब किताब में ही नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है ना। तो ऐसे चीजें इंटरेस्टिंग होती है ना। एंड दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन आप कहते हो कि आई से मल्टीप्लाई करने का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एक आई से मल्टीप्लाई करोगे आप -1 मिल जाएगा आपको, और एक आई से मल्टीप्लाई करोगे आपको तो -i मिल जाएगा। आई क्यूब का वैल्यू -i होता है ना। तो आपको नीचे दिखाई देगा कहीं पे -i मतलब -1i। तो दिस इज द कंसेप्ट, समझ गए? तो सब कुछ आता है यहां से कि आपको समथिंग इंटू समथिंग का वैल्यू -1 चाहिए था। क्या चाहिए था? समथिंग इंटू समथिंग का वैल्यू -y। आपने i से मल्टीप्लाई किया, फिर i से मल्टीप्लाई किया, और वो आपको यहाँ पे -1 पे लाके रख दिया आई स्क्वायर का वैल्यू। दैट इज द कंसेप्ट। अब समझ में आया? तो इसीलिए देखो, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर करने के लिए 2 डायमेंशन चाहिए होता है, क्योंकि ये जो i होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करने के साथ साथ वो क्या करता है, रियल एक्सिस के जितने नंबर्स होते हैं उसको 90 डिग्री आपका काउंटर क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देता है उसको, है ना। तो इसीलिए जो 2 है, 2i इधर पहुंच गया, इधर में 5 रहा होगा, 5i इधर पहुंच गया, जस्ट लाइक दैट। क्लियर हो गया? डन, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे अगर -5 है, -5 इंटू आई करो, -5i इधर पहुंचा देगा उसको, क्योंकि कोई भी नंबर आप रियल एक्सिस पे लो, उसको आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको 90 डिग्री क्या करेगा, वर्टिकल एक्सिस पे लाके खड़ा कर देता है। दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। डन, आई होप सो मजा आया होगा। मजा आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को कमेंट करके। ओके फाइन, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने अब बेसिक ये सब कवर कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, ये जितने भी बेसिक कंसेप्ट है सब कुछ हमने कवर कर लिया। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका आयोटा पे जो भी बेसिक क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं हम लोग सबके बारे में देखेंगे और आप एंजॉय करोगे वहां पे भी, ठीक है। डन हो गया। ओके चलो, फिर अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं जो हम लोग जनरली देखेंगे, है ना। तो कुछ एल्जेब्राइक ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एल्जेब्राइक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एल्जेब्राइक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एकदम बेसिक से एल्जेब्राइक ऑपरेशन है, तो ये सब आप थ्रू आउट द जर्नी यूज करोगे, कोई तोप सा चीज नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा फटाफट आपको समझा दूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट टाइम टेकिंग, ना ही आपको इतना ज्यादा एफर्ट देना है इसको समझने के लिए, ठीक है। पहला अगर मैं बात करूं, लेट्स से
हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल्स टू a प्लस ib और z2 इज इक्वल्स टू a माइनस ib। क्लियर हो गया? हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, पहला अगर मैं एडिशन डिफाइन करूं, ठीक है, तो एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, z1 प्लस z2 कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उनका रियल पार्ट जो है वो अपने आप में ऐड होगा और जो उनका इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में ऐड होगा, है ना। सॉरी, इसको c प्लस आई डी करो ना, इसको c प्लस आई डी कर लो। ठीक है, c प्लस आई डी। ओके, मैं कंजुगेट ले लिया, z2 को कंजुगेट ले लिया। ठीक है, चलो कंजुगेट पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा आपको पता है, a प्लस c, है ना, प्लस i हो जाएगा और b प्लस d। क्लियर? दिस इज हाउ यू डू एडिशन ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल वाला आपस में ऐड होगा, i वहीं पे रह जाएगा और इमेजिनरी वाला आपस में ऐड होगा। ठीक है, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है आपको। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है देखते रहो यहाँ पे ध्यान से। लेट्स से आपको z1 माइनस z2 चाहिए, है ना, आपको क्या चाहिए, z1 माइनस z2 चाहिए। अब z1 माइनस z2 आप कैसे निकालोगे, देखो दैट इज इक्वल्स टू a माइनस सी प्लस आई इंटू बी माइनस डी। बस एकदम सिंपल सा तरीका, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, a प्लस आई बी मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। ठीक है, तो रियल पार्ट को आपने माइनस किया, a माइनस सी यहां पे लिख दिए, प्लस प्लस आई आपने बाहर निकाल दिया और b माइनस डी, तो b माइनस डी एकदम बेसिक सा फंडा है। ठीक है, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, मल्टीप्लीकेशन। तो इसको भी आपको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे देखो, z1 इंटू z2 लेट्स से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखो a प्लस आई बी और ये c प्लस आई डी, है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ac प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी, है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो ac आई स्क्वायर बी डी, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो ये लिखोगे ac माइनस बी डी। ओके, और ये कितना हो जाएगा, प्लस आई ए डी प्लस बी सी। क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से आप क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे। ठीक है, नंबर 4 डिवीजन। डिवीजन कैसे करना है आपको, लेट्स से आपको z1 बाय z2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो z1 बाय z2 क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहां पे बोलूं आपको, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब रेशनलाइज करेंगे। क्यों? बिकॉज हम लोग डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं रखते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट वे। तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं रखते, हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान कर देता है। दैट इज द ओनली वे। ठीक है, कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान कर देता है जब हम लोग डिनोमिनेटर में रियल नंबर को रखते हैं। तो ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, देखो a प्लस आई बी। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई करो c माइनस आई डी और नीचे में भी क्या करोगे, c माइनस आई डी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, c माइनस आई डी। ओके, डन। और जब भी आप ऐसा रेशनलाइजेशन करते हो तो मेक श्योर दैट z2 नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। z2 जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 ला के वर्क करोगे तो भाई पंगा में फंसोगे, और डिनोमिनेटर में 0 के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा स्टडी करोगे आगे आने वाले टाइम कैलकुलस में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो ac, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो ac माइनस आई स्क्वायर बी डी मतलब प्लस बी डी। फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस आई बी सी माइनस आई ए डी, है ना, तो प्लस आई और ये हो जाएगा BC माइनस AD, और नीचे में कितना हो जाएगा, देखो C स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस I इंटू BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। कहां पे यूज होगा हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आगे देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन लेंगे और आपको बहुत बेहतरीन आइडिया होगा कि कहां पे हम लोग इन सब चीजों को, इन सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग कहां पे यूज करेंगे। ओके, तो दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी कुछ लॉस के बारे में बात कर लेते हैं जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट लॉस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, some important laws in complex number।
ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में। तो मैं अगर पहला बात करूं दैट इज द क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, है ना। अब देखो क्लोजर लॉ क्या कहता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से Z1 Z2 Z3, लेट्स से ये मेरे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप बोलोगे सर यही तीनों क्यों लिए सर, अब इससे ज्यादा लो, आप इससे कम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस अभी बताने वाला हूं कुछ एग्जांपल जहां पे मैं ये सब यूज करूंगा, और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे लिए सफिशिएंट है टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब क्लोजर लॉ क्या कहता है, देखो क्लोजर लॉ ये कहता है अगर आपके पास में एक सेट है ना, लेट्स से आपके पास में क्या है एक सेट है, वहां से आपने 2 नंबर को लिया और उनमें कुछ ऑपरेशन को अप्लाई किया, जो आंसर आपको मिलेगा अगर वो उसी सेट में लाई करता है, that means it satisfies the closure law, that means they are close under some particular rule, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि Z1 मेरा क्या है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 अगर मेरा क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 भी मेरा क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर हो गया। अब किसी के दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर मान लो Z1 जो है वो 2i है, जो Z2 है वो -2i है, ठीक है। तो सर Z1 प्लस Z2 जो है वो तो 0 हो गया सर, और आप बोल रहे हो सर 0 बिलोंग्स टू C। यस 0 बिलोंग्स टू C, क्यों, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0i लिख सकते हैं ना। तो एवरी रियल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट विल बिलोंग देयर ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर Z1 बाय Z2 डिवीजन एंड ऑल, ये सब कुछ आपका क्या हो जाएगा Z1 बाय Z2 प्लस Z3, दिस विल ऑल फॉलो द क्लोजर लॉ, दिस विल ऑल कम अंडर द क्लोजर लॉ। क्लियर हो गया, डन। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नंबर 2 कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कैसे हो जाएगा, देखो Z1 प्लस Z2 दैट इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, ये एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर मल्टीप्लीकेशन में चाहिए तो Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, ठीक है। ये हमेशा ट्रू होगा, आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। कम्यूटेटिव के बाद में मैं थर्ड पे जाता हूं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, यहां पे मैंने इन दोनों को एसोसिएट किया, दैट इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्लियर हो गया। और अगर मैं नेक्स्ट यहां पे बात करूं मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 दैट इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ठीक है। ये नहीं देने से भी होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। फिर उसके बाद से देखो मैं अगर बात करूं यहाँ पे नंबर 4, है ना, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि इफ Z नॉट इक्वल्स टू 0, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से Z1 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन 1 बाय Z1 इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन 1 बाय Z1 इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि Z प्लस माइनस Z इज इक्वल टू 0, तो माइनस Z को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 1, ऐसा सोच सकते हो। और एडिटिव इनवर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z के साथ में हम लोग क्या ऐड करेंगे सो एज टू गेट एस 0। क्लियर हो गया, डन। उसके बाद देखो एडिटिव आइडेंटिटी, नंबर 6 एडिटिव आइडेंटिटी, नाम में ही रखा है, देखो ना एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है आपको, देखो नाम में ही सब कुछ है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आप किसी चीज को ऐड करोगे सच दैट उसका जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि Z प्लस 0
इज इक्वल्स टू 0 प्लस जेड इज इक्वल्स टू जेड। दैट मीन्स अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसके साथ में अगर आप जीरो को ऐड करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप जीरो को क्या बोल देते हो, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। सो जीरो इज कॉल्ड व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगर मैं 7 नंबर की बात करूं, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा तब, अब आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी खुद बता सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब आप खुद बता सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, z इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू जेड दैट इज इक्वल टू जेड। तो आप 1 को क्या बोलोगे, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, वो वही रह जाएगा, ठीक है। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया, डन। उसी तरीके से नंबर 8 में आप और एक रह गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा, z1 इंटू z2 प्लस z3। आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब z1 इंटू z3 प्लस z1 इंटू z3, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 2, ओके। तो सब कुछ मैंने लिखा दिया, दीज आर सम ऑफ द लॉज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको जानना चाहिए ये सब, तो मैंने लिख दिया ये सब, ठीक है। वे सब नहीं जानते तो भी क्वेश्चन बना ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा बातें करने के लिए नहीं है, तो जो भी है थ्योरेटिकल था कुछ चीजें, तो मैंने यहाँ पे आपको सारा रख दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ज्योमेट्रिकली भी बात करूंगा मैं, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है कंजुगेट का, है ना। तो कंजुगेट उसमें हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बेसिकली कंजुगेट क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, देन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा। फिर थ्रू आउट द जर्नी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे आप देखोगे जो कंजुगेट होता है इसका खतरनाक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, और मोर देन 40% ऑफ द प्रॉब्लम्स में कंजुगेट वाला प्रॉपर्टी यूज होता है कहीं ना कहीं, इन वन वे और अनदर, ठीक है। तो वहीं पे आपको एहसास हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंजुगेट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो कंजुगेट प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस ib, है ना, तो कंजुगेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, है ना, z ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, z कंजुगेट, और वो क्या होता है पता है, a माइनस ib। रियल पार्ट को वैसे ही रखना है, इमेजिनरी पार्ट के पहले आपको नेगेटिव लगाना है, ठीक है। अगर a प्लस ib है z, तो z कंजुगेट कितना है, a माइनस ib। क्लियर हो गया, डन। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिकल, चलो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। हमको पता है ये क्या है आपका रियल एक्सिस, हमको पता है ये क्या है आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i कहां लाई करेगा, देखो 1 2 3 1 2, तो यहां पे लाई करेगा 3 प्लस 2i, है कि नहीं, 3 प्लस 2i, ये क्या है आपका z है, तो z कंजुगेट कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2i, मतलब -1 -2, तो 3 माइनस 2i तो यहां पे लाई करेगा भाई, है कि नहीं। तो देखो ये आपका क्या है z, और ये आपका क्या है z कंजुगेट, है कि नहीं। तो अगर आप इस रियल एक्सिस को देखोगे तो इट इज एक्टिंग लाइक ए मिरर, है कि नहीं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन अलोंग द रियल एक्सिस, है ना। यहां पे लाई करेगा रिफ्लेक्शन इधर आएगा, इधर लाई करेगा रिफ्लेक्शन यहां पर आएगा, एंड वाइस वर्सा, जेड कंजुगेट का रिफ्लेक्शन यहां पर आएगा। तो रियल एक्सिस जो है वो क्या करता है, एज अ आपका मिरर वर्क करता है। अगर ये मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है, या फिर ये ऑब्जेक्ट बोलोगे तो ये आपका इमेज है, क्योंकि मिरर का आपको प्लेन मिरर का कांसेप्ट पता है ना, प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस आता है, तो दैट इज हाउ यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज फार रीचिंग, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कंजुगेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे। क्लियर हो गया, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी अगर आपको रैंडम सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपको मिला था ना कुछ समथिंग, कुछ भी हो, समथिंग प्लस आई समथिंग, इसका कंजुगेट होगा समथिंग माइनस आई समथिंग, या फिर मान लो आपको ये दिया गया समथिंग माइनस आई समथिंग, इसका कंजुगेट होगा समथिंग प्लस आई समथिंग। एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कंजुगेट का, डन। और डिटेल में बात होगी इसके बारे में, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तभी। यहां के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। कंजुगेट क्या होता है थियोरेटिकली समझ गए, कंजुगेट क्या होता है आर्गन प्लेन में भी समझ गए, उसका क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है अलोंग द रियल एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। चलो नेक्स्ट,
और वैसे भी मैं कुछ चीजें भी थोड़ा सा रिजर्व रख रहा हूं, आपने देखा है सेट रिलेशन फंक्शन हुआ, ट्रिगोनोमेट्री हुआ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हुआ, अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है, तो मैं मैक्सिमम चीजें बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा चीजें रिजर्व रख रहा हूँ। ऐसा ना हो कि सारा का सारा मैं यूट्यूब पे डाल दूं, थोड़े से तो हमारे पेड के जो बच्चे होंगे इन फ्यूचर उनको कुछ तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए, तो कुछ चीजें मैं वहां के लिए भी रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा यूट्यूब का लेक्चर्स अगर आप फॉलो करोगे ना, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज z कंजुगेट का कंजुगेट लोगे तो यू विल गेट z इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से 3 माइनस 5i, ठीक है। इसका आप कंजुगेट लो, क्या आएगा आपका 3 प्लस 5i, फिर उसका कंजुगेट लो, फिर क्या आएगा 3 माइनस 5i, दैट मीन्स दिस नंबर इज सेम एज दिस नंबर, है ना। तो वही ये मीन करता है, z कंजुगेट ऑफ कंजुगेट इज नथिंग बट z, पहला, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, z प्लस z कंजुगेट इक्वल्स टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, होगा कि नहीं होगा। z a प्लस आई बी, z कंजुगेट a माइनस आई बी, माइनस आई बी प्लस आई बी कैंसिल, बचा कितना 2a, दैट मीन्स 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, z माइनस z कंजुगेट, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट वी विल गेट, ठीक है ना। डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास z क्या है, देखो z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है ना। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दैट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z कंजुगेट कितना हो जाएगा a माइनस आई बी, क्लियर। तो z माइनस z कंजुगेट कितना हो जाएगा, z माइनस z कंजुगेट हो जाएगा आपका 2ib, 2ib, इसको आप क्या बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप a प्लस आई बी लिखते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, होता है ना। ये आपका रियल होता है, इमेजिनरी होता है, और ए और बी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ए और बी रियल नंबर्स होते हैं, आई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है, आई बी जो होता है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, क्लियर हो गया, डन, क्लियर। तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है भाई। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और क्या लिख सकता हूं, देखो 1 2 3 हो गया, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, देखो z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट डॉट डॉट, है ना। अगर ऐसा रहेगा तो आप क्या लिखोगे z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट इंटू z3 कंजुगेट डॉट डॉट डॉट, मतलब आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज z1 प्लस z2 प्लस माइनस लिख दो, प्लस माइनस z3 प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर ऐसा है सम या डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसका कंजुगेट लिया गया है, तो आप यहाँ पे सीधा क्या लिख सकते हो, z1 कंजुगेट प्लस माइनस z2 कंजुगेट प्लस माइनस z3 कंजुगेट प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 6 z1 बाय z2 कंजुगेट अगर है तो इसको आप लिखोगे z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट, ठीक है। और यहाँ पे मेक श्योर दैट z1 जो है z2 जो है नॉट इक्वल टू 0, z2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। तो z2 कंजुगेट नॉट इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कि डिनोमिनेटर में 0 आपको नहीं लाना है, पंगा हो जाएगा, ठीक है, डन। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पे नंबर 7 में क्या है आपको, देखो z टू द पावर n का कंजुगेट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z, लेट्स से a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी टू द पावर 7 का कंजुगेट अगर है तो इसको आप लिख सकते हो z कंजुगेट टू द पावर n। ये यूजफुल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और सारे ही कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊंगा यूज करके कैसे क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन, दिस इज पॉइंट नंबर 7, डन। नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 0 then z is purely imaginary
कभी भी अगर आपको ये सिचुएशन दिया जाए z प्लस z कंजुगेट 0 होता है तो z को प्योरली इमेजिनरी होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? मान लो z अगर प्योर इमेजिनरी, लेट्स से z का वैल्यू कितना है 2i है, बिकॉज प्योरली इमेजिनरी होने के लिए ऐसा दिखना पड़ेगा, तो z कंजुगेट कितना हो जाएगा -2i। तभी आप दोनों को ऐड करोगे तो 2i - 2i आपको 0 मिल जाएगा। समझ में आया? नंबर 9, ठीक है। नंबर 9, if z minus z conjugate is equals to 0 then z is purely real। क्लियर? अगर z माइनस z कंजुगेट 0 होता है देन z इज प्योरली रियल होना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर एक्सप्लेनेशन है वहां पे, आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल z का वैल्यू लेट्स से 7 है, तो z कंजुगेट का वैल्यू भी 7 ही होगा भाई, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो z माइनस z कंजुगेट इन दिस केस कितना हो जाएगा आपका 14, सॉरी 0 ना, 14 कैसे 0। क्लियर हो गया? डन। तो ये भी हो गया आपका क्या है, कंजुगेट प्रॉपर्टी। डन। नंबर 9 के बाद में नंबर 10। सारे प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और कौन सा प्रॉपर्टी छूट गया? लेट मी सी। दिस प्रॉपर्टी इज ओके, दिस प्रॉपर्टीज आर ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके। 9, नंबर 10 प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 10 आप ये देख सकते हो, नंबर 10 कि अगर z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट इंटू z2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट इंटू z2, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट। क्लियर है? डन। और ये कैसे हुआ देखो, है ना, ये कैसे हुआ देखो, ये कहीं ना कहीं किसका सिग्निफिकेंस है मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट इंटू z2 इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ दिस, कैसे आया देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल z1 इंटू z2 कंजुगेट को अगर मैं z3 मान लेता हूं, लेट्स से z3 मान लेता हूं, ठीक है, तो ऐसे लिखता हूं, ठीक है। लेट्स से z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 कंजुगेट, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो z3 कंजुगेट कितना हो जाएगा देखो, z1 इंटू z2 कंजुगेट होल कंजुगेट। अब इसको देखो मैं प्रॉपर्टी में ब्रेक करूंगा, दिस इंटू दिस प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट कंजुगेट, तो ये हो जाएगा z1 कंजुगेट इंटू z2। क्यों? z2 कंजुगेट कंजुगेट इज z2, सब प्रॉपर्टीज का ही रोल है, ठीक है। तो देखो फाइनली हमको क्या मिला, अगर ये z3 है ना, हमको मिला क्या देखो, है ना, हमको मिला क्या देखो यहाँ पे, अगर ये z3 है तो ये क्या बन रहा है, z3 कंजुगेट। और हमको पता है कि देखो z प्लस z कंजुगेट क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z, 2 रियल पार्ट ऑफ z3। बट z3 क्या है आपका, z3 z1 इंटू z2 कंजुगेट है ना, z1 इंटू z2 कंजुगेट, तो अब 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज डन। तो आप आराम से इसको मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। सो ये सारे आपके प्रॉपर्टीज थे किसके, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने सारे ही लिखा दिए, लेट मी सी वन, कुछ छूटा तो नहीं है, मैं वो चेक कर लेता हूँ। दिस प्रॉपर्टी कुछ छूटा होगा तो हम लोग आगे देखेंगे ना, हम लोग तो क्वेश्चंस तो करेंगे, तो क्वेश्चन में विल कवर, नो प्रॉब्लम भाई, क्या टेंशन है ना। देखो ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 9 10, ओके। तो चलो ये सारे प्रॉपर्टीज है, अगर कुछ रह जाते हैं थ्रू आउट द जर्नी वैसे भी सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, इट इज नॉट ओवर येट। अभी ये वीडियो स्विच हो जाएगा और मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं इसी सेशन में, कुछ क्वेश्चंस लेके उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग आयोटा पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया हो जाएगा, और आने वाले टाइम में फिर हम लोग अच्छे सेशंस भी लेंगे जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर पे जेडब्ल्यू मेंस में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बट एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा होना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया जेडब्ल्यू एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आपको पेन यूज नहीं करना है, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा बहुत जगह पे, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आयोटा पे बेस्ड, ओके।
तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है बेसिक क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि मैंने बताया आयोटा पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको स्लाइड कर देता हूं ऊपर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सेशन में हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन लेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन को लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है, आयोटा को कैसे यूज करना है, इन सभी चीजों को अच्छे से देखेंगे। फिर हम लोग और भी जो कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट है वो भी करेंगे। जैसे हमारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जब हमको लगेगा कि अब हमारा अच्छा कमांड हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, अब हमको कुछ भी सॉल्व करने में डर नहीं लग रहा, हमारा जो फियर फैक्टर है अगर वो खत्म हो गया, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विथ some good level question that has been asked in the recent times in JEE Advanced। क्योंकि मेन से क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल आते हैं, बट एडवांस में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बट हम लोग उसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो फिर। तो यहाँ पे जो दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज़ टू द पावर 4 प्लस आई रेज़ टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 ट्वाइस n तक है। ठीक है, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे आप देखो, है ना। इसको अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, 1 है, तो इसको मैं 1 लिखता हूं, बस देखते रहना एक बार, है ना। अगर मान लो आपको कुछ भी आइडिया स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप क्या करते हैं इसको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सॉल्व तो करते आप, करते कैसे आप इसको सॉल्व, दैट इज द थिंग ना। तो ऐसे करना है, देखो आप इसको 1 लिखते हैं, ठीक है भाई। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। आई रेज़ टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और उसको आप बोल सकते हो -1 इंटू -1 मतलब 1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा +1, फिर हो जाएगा -1, ऐसे डॉट 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 आएगा कहां तक, देखो आई रेज़ टू द पावर 2n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर रेज़ टू द पावर n, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं प्लस -1 रेज़ टू द पावर n, ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है ना। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे देखो केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे, अगर n आपका क्या है, ऑड है, अगर n आपका ऑड है तो क्या होगा, है ना। n ऑड है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो n का वैल्यू आपका 1 है, ऑड मतलब क्या, 1 3, इस तरीके से चीजें हो सकती है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्योंकि n अगर नेचुरल नंबर है मतलब नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल दोस विल बी नेचुरल नंबर। लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें से भी n क्या है, ऑड है, मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, लाइक दैट। मान लो n का वैल्यू अगर यहाँ पे 3 होता तो आई स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 6 मतलब 4 टर्म्स, 1 -1 1 -1, ऐसा ही रहता है कि नहीं। मतलब अगर n का वैल्यू अगर आप ऑड लेते हो तो लास्ट वाला जो टर्म है वो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो दैट मींस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 होगा, -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर -1 होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जैसे भी जाओ लास्ट का टर्म जो आपको है, ये अगर ऑड कर दोगे, जैसे 3 कर दिए, -1 रेज़ टू द पावर ऑड पावर, -1 रेज़ टू द पावर ऑड पावर इज ऑलवेज -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1। तो अल्टीमेटली देखो ये जो पैटर्न बनता, 1 -1 कैंसिल हो जाते, 1 -1 कैंसिल हो जाता, क्योंकि अगर लास्ट टर्म -1 है तो उसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, तो उसके साथ वो कैंसिल हो जाता, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाता, 0 मिल जाता आंसर। अब n का वैल्यू ऑड मतलब n कुछ भी हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, कुछ भी हो, आपको आंसर कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं, लेट्स से n का जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है, ठीक है। अगर n का वैल्यू इवन लेता हूं मैं, तो इन दैट केस क्या होगा, मान लो n का वैल्यू मैं 2 लिया होता, अगर मैं 2 लिया होता तो ये i 2 इंटू 2 4 आई टू द पावर 4 होता, आई टू द पावर 4 मतलब ये 3 टर्म्स होते हैं, मतलब 1 होता, -1 होता, +1 होता। मतलब अगर मैं n का वैल्यू इवन लेता हूं तो जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, +1 ही रहेगा। तो कैसा दिखेगा मुझे, देखो 1 -1 +1 -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट का टर्म होता है हमको क्या मिलता, -1 ही मिलता हमें। क्लियर हो गया। अगर लास्ट का टर्म जो है वो अगर +1 मिलता, सॉरी +1 मिलेगा लास्ट में टर्म, ठीक है। अगर +1 मिलेगा, देखो यहां से भी आप चेक कर सकते हो। वैसे अगर मान लो n का वैल्यू आप इवन लेते हो, 2 लेते हो, 4 लेते हो, तो आपको पता है -1 रेज़ टू द पावर इवन पावर इज हाउ मच, 1 है कि नहीं। तो यहां पे आपको लास्ट का टर्म कितना मिलेगा, +1। अगर लास्ट का टर्म आपको +1 मिला है तो उसके पहले वाला टर्म -1 रहा होगा, तो 1 -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, इस तरीके से सब कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, +1। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी +1। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि n का वैल्यू ऑड होता है कि n का वैल्यू इवन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। तो देखो यही होता है आयोटा का, हमने एक बेसिक कांसेप्ट को यूज किया, हमने देखा कि i की वैल्यू को जो होता है, i रेज़ टू द पावर 1 इज 1, i रेज़ टू द पावर 2 इज -1, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर -1, है ना। 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर √1 कैसे दे दिया भाई, √1 देने का तो कोई मतलब ही नहीं है, दिस शुड नॉट बी √1 आई थिंक।
√1 देने का क्या मतलब है? एनीवे चलो देखते हैं, एनीवे हमको क्या फर्क पड़ता है, हम देखते हैं, चलो जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन √1 देने का तो मेरे को कोई मतलब ही समझ में नहीं आता ना, √1 क्यों दिया, 1 ही दे देता फिर तो, ठीक है। चलो लेट्स राइट आउट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपका √2 होगा शायद, ठीक है, √2 होगा। इसको एक बार 2 कर लो, इसको ट्रू कर लो, ठीक है ना। √1 देने का क्या ही मतलब है, आप खुद ही बताओ, टाइपिंग एरर होगा, है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, देखो a इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेस्ट डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a 1929, फाइंड द वैल्यू ऑफ a 1929, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा, अब आप बोलो a रेस्ट टू द पावर 1929 करोगे क्या आप, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू 1929 करोगे, नहीं करोगे, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी कोई बनाएगा। दैट मींस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पैटर्न रिपीट करेंगे। जस्ट लाइक i रेस्ट टू द पावर 0 इज 1, i रेस्ट टू द पावर 1 इज i रेस्ट टू द पावर 2 इज -1, i रेस्ट टू द पावर 3 इज -i, उसके बाद i रेस्ट टू द पावर 4 करोगे तो आपको फिर 1 मिलेगा, इट विल रिपीट, इट विल व्हाट, रिपीट, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में भी क्या होगा, डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो चलो हम लोग a स्क्वायर निकाल के देखते हैं। अगर मैं a स्क्वायर की बात करूं तो a स्क्वायर कितना आएगा, देखो 1/2 आएगा, और ये कितना आएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, देखो 1 प्लस 2i माइनस 1, तो ये फाइनली आपका बचेगा कितना, i। तो देख रहे हो a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, i आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, i आ रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं a 1929, ठीक है, a 1929, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a 1929 को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो a स्क्वायर रेज टू द पावर, अब देखो 1929 को मैं ब्रेक कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 964 इंटू ए। अब देखो सही है कि नहीं, 964 इंटू 2, ये तो स्कूल का मैथमेटिक्स है ना, ये मत पूछना कि सर आप ये कैसे लिख दिए। अगर ये पूछोगे कि सर आप कैसे लिख दिए फिर तो बहुत दिक्कत है, मतलब ये तो भाई क्लास 7-8 का बच्चा भी जानता है ना, क्लास 7-8 क्या क्लास 6 का बच्चा भी जानता होगा शायद, ठीक है। तो 964 इंटू 2 कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी 9, यहां से 1 गया 6, यहां पे हो जाएगा आपका 4, हाँ 964 इंटू ए। तो ये और ये आपका क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a स्क्वायर को मैं i लिख सकता हूं, चलो इसको मैंने क्या लिख दिया, i लिख दिया, ठीक है। तो i रेज़ टू द पावर कितना हो गया, 964 इंटू ए। क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो अब अगर मैं बोलूं इसको, देखो तो हमको पता है i जो है उसका साइक्लिसिटी कितना होता है, टू द पावर 4, मतलब i 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 सेम रिपीट करेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको i टू द पावर 4। आप भी हमेशा यही करना, जब भी आपको बहुत हाई पावर मिले ना, मतलब 4 से ज्यादा पावर मिले ना, तो आप हमेशा इसको क्या करो, i टू द पावर 4 के फॉर्म में लिखो, क्योंकि i टू द पावर 4 का वैल्यू हमको पता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो i रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू ए। अब देखो i रेज़ टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है। क्यों, i रेज़ टू द पावर 4 को आप क्या लिखोगे, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1 मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब 1 रेज़ टू द पावर कितना हो गया, 241 इंटू ए। तो अल्टीमेटली 1 रेज़ टू द पावर 241 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये आपको कितना मिलेगा, 1। तो अल्टीमेटली जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू ए, मतलब a टू द पावर 1929 इज इक्वल्स टू a। व्हाई, बिकॉज ये एक साइक्लिक ऑर्डर को रिपीट कर रहा है। डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। ऑप्शन में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ए दे दिया रहेगा आपको, -a दे दिया रहेगा, a स्क्वायर दे दिया रहेगा, कुछ भी दे दिया रहेगा, आपको आंसर निकालना, आपको ऑप्शन से क्या मतलब है, ठीक है। डन, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलो, है ना। देखो मैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपका एक अच्छा मतलब वे में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस करो आने वाले। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि हम बस कंसेप्ट पढ़ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ही कूद पड़े, है ना। मैं चाहता हूं कि आपका जो फाउंडेशन बने वो बहुत फर्म बने, बहुत ही स्ट्रांग बने, उसके बाद से आपको इतना कॉन्फिडेंस आए कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन से डर ही ना लगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है यार, आपका अगर कंसेप्ट अच्छा है तो क्या डिफिकल्ट है, फिर कुछ सब कुछ तो बराबर ही है ना। आपको डिफिकल्ट तो तब लगता है जब आपको समझ में नहीं आता है चीजें, जब समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, जब आंख बंद करते हो सब विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजें कैसे हो रही है, तो फिर क्या डिफिकल्ट क्या इजी, सब बराबर है फिर तो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या किया है, डिवाइडिंग एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस आई। अब देखो एफ ऑफ जेड क्या है आपको पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड क्या है, एनी पोलिनोमियल इन जेड पकड़ लो आप, ठीक है। जब आपने एफ ऑफ जेड को जेड माइनस आई से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको मिल गया आई, रिमाइंडर क्या मिल गया, आई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, डिवाइड किससे किया आपने, जेड माइनस आई से, ओके, जेड माइनस आई, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन रहा होगा, लेट इट बी Q1, मुझे नहीं पता क्या रहा होगा, कुछ तो क्वेश्चन रहा होगा, प्लस रिमाइंडर रहा होगा, प्लस रिमाइंडर विच इज आई। क्लियर, ये एक इक्वेशन मिल गया हमको, है ना।
ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, एंड डिवाइडिंग इट बाय z प्लस आई, मतलब f ऑफ z को जब आपने z प्लस आई से डिवाइड किया तो आपको कुछ एक क्वेश्चन मिला होगा, आपको पता है क्या है, नहीं पता भाई, तो लेट इट बी q2, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड द रिमाइंडर इज 1 प्लस आई, तो रिमाइंडर क्या लिखोगे आप, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। क्लियर हो गया। अरे भाई सिंपल सा बात है ना, अगर आप 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1। ये क्या होता है आपका, रिमाइंडर होता है। ये आपका क्या होता है, डिविडेंड है कि नहीं। ये आपका क्या होता है, 4 क्या होता है आपका, कोशेंट, और ये 2 क्या होता है आपका, डिविजर। यही होता है ना, तो यही तो लिख रहा हूं मैं, तो स्कूल में पढ़ते हो ना आप लोग ये सब, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ आई हैव रिटन दिस, ठीक है। इसको नोट कर लेना, मैं वो लिख देता हूं फिर से, इसको नोट कर लेना, ठीक है। डिविडेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, जो डिविडेंड है दिस इज एन डी ना, दिस इज एन डी, एन डी। जो डिविडेंड है दैट इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोशेंट, क्यू फॉर कोशेंट, कोशेंट, एंड आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया अभी, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया। अब अगर मैं नेक्स्ट आगे बात करूं यहाँ पे आपसे, देखो ठीक है, दो इक्वेशन तो मिल गया, आपसे पूछा क्या, देखो फाइंड द रिमाइंडर अपॉन डिवीजन ऑफ एफ ऑफ जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1। जब आप एफ ऑफ जेड को जेड स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर निकालना है। आप कैसे निकालोगे, है ना, आप कैसे निकालोगे, तो देखो आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर मैं यहां पे लिखूं, है ना, थोड़ा सा मैं इसको साइड लेकर आता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साइड लेकर आता हूं, ओके, एंड इसको भी मैं थोड़ा सा साइड लेकर आता हूं अभी, ठीक है। बस देखते रहो आप, है ना, चीजों का अप्रोच कैसे करते हैं देखते रहो एक बार, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, देखो ध्यान से, है ना, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, साइड में सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, साइड में सॉल्व कर लेता हूं, बस देखते रहो, ठीक है। आपको पूछा गया है कि जब आप एफ ऑफ जेड को जेड स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे, तो एफ ऑफ जेड को जेड स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक क्वोशिएंट मिलेगा, लेट इट बी क्यू। आपको पता है क्या क्या है, नहीं पता है तो लेट इट बी क्यू ना, क्या फर्क पड़ता है। देखेंगे अगर हमको निकालना पड़ा, मान लो ऐसा नौबत आ गया कि हमको क्यू भी निकालना है, हम निकालेंगे ना यार। अभी हमको मतलब क्वेश्चन पढ़ के थोड़ी समझ में आ जाएगी करना क्या है, हम तो एक बस वे को फॉलो करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को फॉलो करेंगे, एंड वी विल फिगर इट आउट कि हमको क्या जरूरत पड़ेगा और क्या जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ जेड कितना हो गया आपका, जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू, मतलब क्वोशिएंट, ठीक है। लेकिन आप सोचो क्वोशिएंट के साथ साथ में एक रिमाइंडर भी तो आएगा ना, एक रिमाइंडर भी तो आएगा। अब बात यह है कि रिमाइंडर का जो फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, जो रिमाइंडर का जो फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, लाइक एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू प्लस, रिमाइंडर तो लिख दिया आपने, लेकिन रिमाइंडर को आप लिखोगे कैसे, अब ये इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर को कैसे लिखोगे। तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ जेड का डिग्री क्या है आपको पता है, कुछ नहीं पता है, आपको बस ये पता है कि जो डिवीजर है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक डिवीजर है, जेड स्क्वायर प्लस 1, है ना, इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो उसका रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इन द लीनियर फॉर्म, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो आएगा नहीं। अगर क्वाड्रेटिक मान लो आ जाता, अगर रिमाइंडर अगर जेड स्क्वायर अगर उसमें आता है तो भाई डिवाइड ही हो जाता ना जेड स्क्वायर प्लस 1 से। मान लो यहाँ पे जेड स्क्वायर ही आ जाता लेट्स से, तो भाई जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर प्लस 1 से आप डिवाइड करते ना, फिर उसको वन टाइम में तो डिवाइड हो ही जाता है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी अ लीनियर फैक्टर, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ए जेड प्लस बी, है कि नहीं। रिमाइंडर आया तभी तो आप इसको जेड स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है आपका 1 है और इसका डिग्री क्या है आपका 2 है। क्लियर हो गया, डन, चलो ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं नेक्स्ट आपको, तो एफ ऑफ जेड कितना होगा, देखो एफ ऑफ जेड कितना होगा, एफ ऑफ जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू प्लस दिस रिमाइंडर। और सॉरी यहां पे आपने और एक गलती किया है, गलती क्या है, देखो जब आप एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो क्वोशिएंट तो आएगा, है कि नहीं। क्वोशिएंट के साथ साथ यहाँ पे इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना जेड स्क्वायर प्लस 1 से, समझ में आया कि नहीं, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ही बात है। अरे जब आप 9 इज इक्वल टू 2 इंटू ये लिखे हो ना, आप देखो ना 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 लिखते हो, ठीक है। अब मान लो कि आप 2 को यहाँ पे रखना चाहते हो, तो 9/2 इज इक्वल टू 4 होगा प्लस 1/2 होगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, 1/2 होगा, वही तो इसी फॉर्म में तो लिखा हूं ना, देखो ना इसी फॉर्म में लिखा हूं। ये 9 है, डिवाइड किया आप 2 से, क्वोशिएंट आएगा 4 प्लस रिमाइंडर आएगा 1, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 1/2, जस्ट लाइक दैट। क्लियर हो गया, चलो। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी प्लस ए जेड प्लस बी, ठीक है।
अब आपसे पूछा क्या था, देखो आपसे पूछा था कि फाइंड द रिमाइंडर अपॉन डिवीजन ऑफ एफ ऑफ जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन। मतलब जब आप एफ ऑफ जेड को जेड स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आया, ए जेड प्लस बी इज द रिमाइंडर ना, दिस इज द रिमाइंडर, देखो ना, दिस इज व्हाट द डिविडेंड, दिस इज व्हाट द डिविजर, है ना, ये क्या है आपका क्वोशिएंट है और ये क्या है आपका रिमाइंडर है। दैट मींस रिमाइंडर में आपने क्या लिया है, ए जेड प्लस बी। अगर आपने ए और बी निकाल लिया, आपका काम खत्म, यही तो निकालना है ना। अगर आपने ए और बी निकाल लिया तो आपका रिमाइंडर क्या आया था, ए जेड प्लस बी, तो यही तो आपको निकालना है ना। तो चलो फिर निकालते हैं इस चीज को, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ आई निकालू, एफ ऑफ आई, तो भाई ये जीरो हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा आपका, आई ही बच जाएगा। तो एफ ऑफ आई का वैल्यू आई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ माइनस आई निकालू, तो एफ ऑफ माइनस आई अगर निकालता हूं मैं यहाँ पे, तो देखो माइनस आई करोगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा, वन प्लस आई। क्लियर हो गया, डन है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, ये जो इक्वेशन आया था एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, नाउ है ना, एफ ऑफ जेड जो है वो कितना आया है, देखो आपका जेड स्क्वायर प्लस वन क्यू, जेड स्क्वायर प्लस वन क्यू प्लस प्लस ए जेड प्लस बी आया है ना, ये यही आया है, ए जेड प्लस बी। ओके चलो, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ आई पुट करूं, एफ ऑफ आई पुट करूं, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस वन। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, तो ये जीरो हो गया और ये कितना हो जाएगा, ए आई प्लस बी। क्लियर हो गया, ये एफ ऑफ आई का वैल्यू आ गया। बट हमको पता है एफ ऑफ आई का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ आई का वैल्यू है आई, तो आई इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको तो ए और बी ही चाहिए था ना, तो वी विल फाइंड आउट ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे ही है ना, इस इक्वेशन में ही, इस इक्वेशन में ही, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट कि इस इक्वेशन में ही, ठीक है, इस इक्वेशन में ही अगर मैं नेक्स्ट पुट करता हूं यहाँ पे, देखो एफ ऑफ माइनस आई, क्या पुट करूंगा, एफ ऑफ माइनस आई। तो एफ ऑफ माइनस आई अगर मैं पुट करूंगा तो माइनस आई होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, माइनस वन, माइनस आई होल स्क्वायर इज आई स्क्वायर ना, आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, देखो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए आई प्लस बी। बट हमको पता है कि इसका वैल्यू कितना है, देखो इसका वैल्यू है वन प्लस आई, ये वन प्लस आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई प्लस बी। क्लियर हो गया, डन, ये भी हो गया। ये एक इक्वेशन मिला, ये एक इक्वेशन मिला, बस दोनों को सॉल्व कर दो, है ना, दोनों को सॉल्व कर दो। अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं, ठीक है, अब मैं इसको भी हटा सकता हूं, आई कैन रिमूव दिस वन, है ना, इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो इसको भी मैंने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बस ध्यान से देखते रहो, सब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इक्वेशन, इसको लेट इट बी वन एंड लेट इट बी टू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू हमको क्या मिला, देखो अगर मैं बोलूं कि इसको और इसको मैं ऐड कर दूं, वन प्लस टू कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं वन प्लस टू कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो b का वैल्यू मिल जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2i, है ना, क्या मिलेगा मुझे, 2b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2i। तो देयरफॉर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया मुझे b का वैल्यू, डन। नेक्स्ट अगर मैं 1 माइनस 2 करूं, तो 1 माइनस 2, देखो अगर मैं 1 माइनस 2 करूं, ठीक है, अगर मैं 1 माइनस 2 करूं तो क्या आ जाएगा, देखो ये i माइनस 1 माइनस i, मतलब क्या बचेगा, माइनस 1, है ना, माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2ai, ठीक है। तो मुझे को a का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 1 बाय 2i, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस i बाय 2i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आपका, माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका i बाय 2। क्लियर हो गया, a और b का वैल्यू आ गया ना, a और b का वैल्यू। अब इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, अब इस सबको मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, अब मैं सब हटा दे रहा हूं, आपको कॉपी करना आप कॉपी कर सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मेरे पास a और b आ गया अगर, तो देयरफॉर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आएगा, देखो a z प्लस बी, a का वैल्यू कितना आया, i बाई टू इंटू जेड, प्लस b का वैल्यू कितना आया, 1 बाई 2 प्लस i। क्लियर हो गया, सो दिस इज योर आंसर, है ना। आपका आंसर कितना आया, 1 बाई 2 प्लस z बाई 2 प्लस 1i, दिस इज योर रिमाइंडर, ये आ गया आपका रिमाइंडर। क्लियर हो गया, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। आंसर हो सकता है अलग फॉर्म में भी दिया रहे, इसमें भी दिया रह सकता है, इसमें भी दिया रह सकता है, तो रीअरेंज करना है बस आपको। तो कंसेप्ट इज दिस वन, ठीक है, डन, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर लेना।
ठीक है। और जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं देखना कई बार ऐसा होता है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस लिखा जाता है, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता हूं क्योंकि आपको पता ऑनलाइन क्लासेस होता है। देखो ऑफलाइन में क्या होता है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं सामने बच्चे रहते हैं, है ना, तो चाहे वो लाइव क्लास हो या फिर वो ऑफलाइन क्लास हो, तो बच्चे बोल देते हैं कि सर आपने 2 की जगह पे 4 लिख दिया गलती से, सर आपने प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया, है ना। तो एक टीचर हमेशा यही कोशिश करता है कि ऐसी गलतियां ना हो, बट फिर भी हो जाता है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ना, हम भी भगवान थोड़ी है कि हम गलती नहीं कर सकते, मतलब कहीं माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कहीं गलती से हो जा सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। आप वहां पे थोड़ा सा केयरफुल लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओके। बाकी रेस्ट तो कंसेप्ट की बात है, तो कंसेप्ट बस आपको सीखना है, बाकी आप अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नंबर 4। नंबर 4 में क्या है अभी देखो, ठीक है। नंबर 4 सॉल्यूशन, नंबर 4 में क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से 4n प्लस 7 आई रेज़ टू द पावर r तक। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं देखो, i टू द पावर 1 प्लस i टू द पावर 2 प्लस i टू द पावर 3 प्लस i टू द पावर 4, है कि नहीं, i टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 कहां तक गया होगा देखो, प्लस i टू द पावर 4n तक, ठीक है। प्लस कहां गया होगा, i टू द पावर 4n प्लस 1 प्लस i टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस 4n प्लस 3 4n प्लस 4, लास्ट में गया होगा i टू द पावर 4n प्लस 5 प्लस i टू द पावर 4n प्लस 6 प्लस i टू द पावर 4n प्लस 7। क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर आपने इतना क्यों लिखा हो, तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा, मैं थोड़ी इतना लिखूंगा अगर मुझे एग्जाम में करना पड़ा, ठीक है। और अभी आप भी सीख जाओगे कैसे आपको इतना नहीं लिखना है, फिर यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i, अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i लोगे उसका वैल्यू 0 होगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली i टू द पावर 4n है, उसके पहले क्या रहा होगा 4n माइनस 1, उसके पहले 4n माइनस 2, उसके पहले 4n माइनस 3, वो भी 0 रहे होंगे, ये भी 0 हो गया। अब ये देखो 4n प्लस 1 है, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, 4n प्लस 4, ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा बस ये तीनों टर्म, 4n प्लस 5, 4n प्लस 6 एंड 4n प्लस 7, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो, इज इक्वल्स टू i टू द पावर 4n प्लस 5 प्लस i टू द पावर 4n प्लस 6 प्लस i टू द पावर 4n प्लस 7, ठीक है, प्लस i टू द पावर 4n प्लस 8 माइनस i रेज़ टू द पावर 4n प्लस 8, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऐड भी किया मैंने, यहाँ पे मैंने ऐड भी किया, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ देखो, ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि 5 6 7 8 ये सब कंसेक्यूटिव है। आप बोलोगे सर यही चारों आपने क्यों कंसेक्यूटिव लिया, सर आप तो 6 7 8 और 9 लेके भी कर सकते थे, तो भाई मुझे फिर से 9 ऐड करना पड़ता, फिर 9 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता, क्या मतलब है उससे, कोई मतलब तो नहीं बनता है। अब देखो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख दिया, है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख दिया, बस आपको कंसेक्यूटिव पावर देखना है, वो कैसे भी लो आप 3 4 5 6 ले लो, 4 कंसेक्यूटिव पावर 0 आएगा सम, है ना। आप 991 992 993 994 ले लो, कंसेक्यूटिव टर्म है चारों के चारों, आपको 0 मिलेगा सम, दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर 0 होता है तो बचेगा क्या देखो, माइनस i रेज़ टू द पावर 4n प्लस 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो, माइनस तो बाहर ही लिख दो, i रेज़ टू द पावर 4n, है कि नहीं, i रेज़ टू द पावर 4n हो गया इंटू i रेज़ टू द पावर 8 हो गया, क्लियर हो गया। अब ये देखो कितना हो जाएगा, i रेज़ टू द पावर 4n मतलब i टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर n इंटू i टू द पावर 8, i टू द पावर 8 का वैल्यू तो 1 होता है, क्यों, i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो भाई 1 लिख दो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे आप देखो, माइनस तो बाहर में ही रहेगा, i रेज़ टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू माइनस 1, क्लियर, तो माइनस 1 इज द आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन में मैं देखा हूं बहुत बार, कई जगह पे बुक्स वगैरह में देखा, प्रॉपर्टीज वगैरह लिख देते हैं, कुछ फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है इससे, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। आई जब भी आपको दिखे वहां पे अगर आपको पावर जो है उसका 4 से ज्यादा दिखे तो हमेशा आप आई के पावर 4 पे लिखो और जो रिमेनिंग बच जाता है उसको लिख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई रेज़ टू द पावर 1261 निकालना है आपको, आई रेज़ टू द पावर 1261, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है, आई रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ पे आएगा 3 एंड देन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे 5, है कि नहीं, और इंटू कितना हो जाएगा आपका आई, लाइक दिस यू कैन राइट, क्लियर हो गया। ये देखो कितना आ जाएगा आपका 1260 आ गया और ये आई 1261, तो इसका वैल्यू मुझे पता है ना, अभी तो ये तो 1 होता है और ये 315 होता है इंटू आई, 1 टू द पावर 314 तो 1 ही होगा और ये आई है, तो आंसर आएगा आई, क्लियर हो गया, समझ में आएगा। तो इसीलिए आप क्या करो 4 के मल्टीपल्स में लिखो, 4 के मल्टीपल्स में लिखने का रीजन फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है एंड 1 रेज़ टू द पावर आप कुछ भी करो यू विल गेट 1, है कि नहीं, तो इसलिए आप सीधा 1 लिख देते हो, रिमेनिंग जो भी बचता है आप उसको सॉल्व कर ले जाते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, द आंसर फॉर विच इज -1। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, है ना, नंबर 5, ओके। और देखो नंबर 5 में क्या है सॉल्यूशन,
नंबर 5 क्या कहता है देखो, है ना, आपको एक क्वेश्चन दिया गया जहां पे लिखा गया लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में एक इमेजिनरी यूनिट आई है, तो देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, दैट मींस आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हमेशा आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस आई बी के फॉर्म पे लिखो, राइट हैंड साइड में c प्लस आई डी के फॉर्म पे लिखो, और आप जैसे ही लिखते हो ऐसा a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू c प्लस आई डी, ठीक है, जब भी आप ऐसा लिखते हो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल्स टू c एंड b इज इक्वल्स टू d, एंड दिस इज द रीजन, दिस इज ड्यू टू द रीजन कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है दैट इज यूनिक ऑन द आर्गेंट प्लेन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लो दैट इज ऑलवेज यूनिक ऑन द आर्गेंट प्लेन। इसीलिए जब आप a प्लस आई बी को c प्लस आई डी इक्वल बराबर करते हो, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं है तो इट विल वायलेट द बेसिक लॉज ऑफ मैथमेटिक्स, है कि नहीं। तो इसीलिए आप क्या बोलते हो, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी के बराबर अगर है तो a को c के बराबर होना पड़ेगा और b को d के बराबर होना पड़ेगा, अदरवाइज दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, एक ही आर्गन प्लेन पे एक ही पॉइंट को आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो ना। तो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज बेसिकली द यूनिकनेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप देखो ये क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस थ्री इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस आई प्लस y माइनस थ्री इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस आई, है कि नहीं। नीचे में कितना हो जाएगा 3 प्लस आई 3 माइनस आई मतलब कितना हो जाएगा 9 माइनस आई स्क्वायर मतलब 10, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा i, ओके। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा थ्राइस एक्स माइनस आई एक्स माइनस 9 प्लस 3i, ठीक है, प्लस 3y प्लस आई वाई माइनस 9 माइनस 3i दैट इज इक्वल्स टू 10i। क्लियर हो गया, डन, ओके। अब मैं क्या बोला आपको कि आप इधर भी a प्लस आई बी फॉर्म में लिखो, उधर भी a प्लस आई बी फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो 3x लिखोगे, ओके भाई 3x लिख दिए, प्लस क्या लिखोगे आप देखो 3y लिखोगे, प्लस 3y लिखोगे, और क्या लिखोगे देखो माइनस 9 है मतलब माइनस 18 लिखोगे भाई, ठीक है ना। तो आपका क्या क्या हो गया देखो यहाँ पे मार्किंग कर दो, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। और नेक्स्ट बचता क्या है अभी देखो यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया आपके पास, 3i कैंसिल माइनस 3i कैंसिल भाई, ठीक है। फिर आपका बच जाएगा यहाँ पे, है ना, माइनस आई या फिर प्लस आई लिख दो, प्लस आई लिख दो, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 10i, है ना। अब देखो इस तरफ दिस प्लस दिस आई है और इधर में 10i है, मतलब इधर में 10i का मतलब क्या है आपका 0 प्लस 10i है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 प्लस 10i। अगर आप दोनों साइड में कंपेयर करोगे तो इसका वैल्यू कितना है 0 है और इसका वैल्यू कितना है आपका 10 है, यही है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेता हूँ। अगर आप दोनों साइड कंपेयर करते हो, है ना, अगर आप दोनों साइड कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलता है, देखो ना, इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको 0 और इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा आपके पास 10 मिल जाएगा। तो कंपेयर करो आपको क्या मिलेगा 3x माइनस 3y माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लिखोगे कितना x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 6। क्लियर हो गया। और एक क्या मिलेगा आपको माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, कहीं तो कुछ गलती हुआ है। लेट्स सी कहां पे गलती हो, वो तो हो ही नहीं सकता ना भाई, दो इक्वेशन एक साथ कैसे आएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, यू नॉट गेट अ सॉल्यूशन। देखो x माइनस 3 हो गया, 3 माइनस आई हो गया, प्लस y माइनस 3 हो गया, 3 प्लस आई हो गया, दैट इज इक्वल्स टू i, ओके भाई, ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1, तो 10 हो जाएगा, ये भी सही है। ये हो जाएगा आपका कितना देखो थ्राइस एक्स माइनस आई एक्स माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 3y, ठीक है, प्लस 3y प्लस आई वाई माइनस 9 माइनस 3i दैट इज इक्वल्स टू 10i, ओके। तो यहां पे कितना हो जाएगा x प्लस वाई दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, सही है। एंड यहां पे हो जाएगा आपका प्लस y माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 10, ये भी सही लग रहा है। y माइनस एक्स भी कितना आएगा 10 आएगा ना, माइनस एक्स प्लस वाई 10। तो गलती कहाँ पे हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो दिस इज फाइन ओनली। इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, बट ये दो इक्वेशन एक साथ नहीं आएगा ना, मैं वो बोल रहा हूँ, ये तो गलत है, मतलब ये इट कैन नॉट बी पॉसिबल, माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू 10 इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो आई डोंट नो, मे बी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, आई डोंट नो, है ना, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है।
तो एक बार फिर से चेक करो, x माइनस 3 है भाई, ये 3 माइनस आई है, प्लस y माइनस 3 है, एंड देन दिस इज 3 प्लस आई एंड दिस इज इक्वल्स टू आई। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, थ्राइस एक्स हो जाएगा, माइनस आई एक्स हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, एंड दिस माइनस माइनस इज प्लस 3i, प्लस 3y हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, एंड देन माइनस 3i हो जाएगा। जैसे कि 10i पर 3i कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा, प्लस 3y बचा, माइनस 9 और 9 कितना होता है आपका, 18 होता है। ओके, 3x प्लस 3y माइनस 18 हो गया, ठीक है, बढ़िया। प्लस आपने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, माइनस x है, ठीक है, प्लस i y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10i। ओके भाई, ठीक है, तो 3x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। ओके, यही तो गलती हुआ है ना, ये प्लस होगा ना भाई, ठीक है, तो है ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ठीक है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 6 हो गया और माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा कैलकुलेट कर लो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आएगा -2, x का वैल्यू आएगा -2, है क्या -2 एंड 8, -2 एंड 8, ये रहा, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। समझ गया ना, यहाँ पे प्लस था ना, ये रहा, यहाँ पे प्लस था मेरे भाई, यहाँ पे प्लस था और मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया था, तो यही सब छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी a प्लस आई फॉर्म में लेके जाना है, राइट हैंड साइड में भी आपको a प्लस आई फॉर्म में लेके रखना है, मतलब c प्लस आई है ना, और फिर आप क्या करोगे, बोथ साइड कंपेयर करोगे। आप हमेशा रियल पार्ट को कंपेयर करते हो और आप हमेशा क्या करते हो, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखो a प्लस आई बी रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू, है ना, a प्लस आई बी रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आप 5th टाइम रेज करते हो तो आपको मिलता है एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको b प्लस आई रेज टू द पावर 5 करना है, समझ रहे हो। आपको a प्लस आई बी को क्या करना है, b प्लस आई बी में लेके जाना है। आप कैसे लेके जाओगे, देखो आपने प्रॉपर्टी देखा है कि z टू द पावर n कंजुगेट अगर होता है तो उसको आप लिख सकते हो z कंजुगेट टू द पावर n, है ना। अब हम लोग देखेंगे उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये था आपका प्रॉपर्टी कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी के क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं देखो कि a प्लस आई बी, नाउ क्या लिखा है आपने, देखो a प्लस आई बी रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू। मैं बोलता हूं बोथ साइड कंजुगेट लो, इधर भी लो इधर भी लो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से कंजुगेट लिया हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज दैट a माइनस आई बी रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू p माइनस आई क्यू, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया मैंने, है ना। a प्लस आई बी रेज टू द पावर 5 का कंजुगेट करना था मुझे, मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, इस कंजुगेट को इधर लेकर आया और 5 को मैंने बाहर ही रखा, तो a माइनस आई बी हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे चाहिए b प्लस आई है ना, मुझे क्या चाहिए, b प्लस आई है, और इसी को मुझे बनाना है b प्लस आई। कैसे बनाऊंगा, देखो टेक्निक देखो, ये हमेशा ये टेक्निक को सीखो कि कभी भी आपको अगर a प्लस आई बी को अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अदला बदली करना पड़े तो क्या टेक्निक यूज करोगे। देखो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस आई स्क्वायर ए माइनस आई बी रेज टू द पावर 5, कोई दिक्कत है क्या, माइनस आई स्क्वायर तो यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिखूंगा माइनस आई स्क्वायर पी माइनस आई क्यू, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि अगर मैं माइनस आई कॉमन ले लूं इधर, देखो ध्यान से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट माइनस आई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस आई, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, देखो बी प्लस ए आई, बी प्लस आई ए, और ये कितना हो जाएगा रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस आई स्क्वायर पी माइनस आई क्यू, माइनस आई क्यू, ऐसे लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे है ना, आराम से लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि माइनस आई रेज टू द पावर 5 हो गया और ये कितना हो गया, b प्लस आई ए रेज टू द पावर 5, और यहाँ पे भी मैं माइनस आई कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो माइनस आई कॉमन लेने से q प्लस पी आई, q प्लस पी आई मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं माइनस आई टू द पावर 5 निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो भाई माइनस हो जाएगा, आई टू द पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ये माइनस आई रहेगा, ये कितना हो जाएगा b प्लस आई ए रेज टू द पावर 5, और ये कितना हो जाएगा माइनस आई बाहर, एंड दिस इज q प्लस पी आई। ओके, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस आई कैंसिल, बचेगा क्या, b प्लस आई ए रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, q प्लस पी आई। क्लियर, डन। So this is how you can solve this question and this is how you got your answer to be q plus pi। कहाँ है भाई q plus pi, this one, this is your right answer।
तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने ये नहीं सीखा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ना 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 ना। अगर आप बोलोगे कि आपने ये सीखा है तो फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं है। आपने ये सीखा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है जहां पे आपको a और b को अदला बदली करना पड़े, तो दिस इज द अप्रोच यू विल यूज टू अदला बदली दोस a एंड b। क्लियर हो गया, डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 क्वेश्चन कैसे करना है देखो, ठीक है। सॉल्यूशन, Find real theta such that 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta is purely real, purely imaginary। तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि z क्या होता है आपका, a plus ib होता है। जब भी आप z इक्वल्स टू a plus ib फॉर्म में लिखते हो, अगर आपको z जो है अगर प्योरली रियल चाहिए, क्या चाहिए, प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल चाहिए, तो आप क्या बोल दोगे सीधा कि b इज इक्वल्स टू 0। अगर जो z है आपको वो क्या चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी अगर चाहिए तो आप क्या बोल दोगे कि a इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। यही कंडीशन है। तो पहले देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या वो a प्लस आई बी के फॉर्म पे है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को एक रियल नंबर पे लाके रखते हैं। तो फिर करो रेशनलाइज करो इसको, देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2i साइन थीटा। क्लियर, रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 1 माइनस 2i साइन थीटा है तो 1 प्लस 2i साइन थीटा लगाओ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो सिंस आपने नीचे में भी लगाया तो ऊपर में भी लगा 1 प्लस 2i साइन थीटा। क्लियर हो गया, डन। अब देखो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा, और ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, i स्क्वायर मतलब माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं इस फॉर्म पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, प्लस i इंटू 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, डन। अब देखो ये किस फॉर्म में है, a प्लस आई बी फॉर्म में। देखो ये आपका हो गया a प्लस ये हो गया i और ये हो गया आपका b, इस फॉर्म में है कि नहीं, a प्लस आई बी फॉर्म में है ना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन क्या है आपका, प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल, प्योरली रियल, ठीक है। अब प्योरली रियल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्योरली रियल चाहिए तो b को 0 होना पड़ेगा। दैट मींस प्योरली रियल के लिए क्या होना पड़ेगा, 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज ऑलवेज मोर देन 1। अब आप ये मत पूछना कि सर वो कैसे 1 से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज आपको मैंने डोमेन रेंज जैसा पढ़ा दिया तो आप इसका रेंज निकाल सकते हो कि 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा फॉर एवरी रियल थीटा इसका वैल्यू क्या हो सकता है। इसका वैल्यू आप 1 से नीचे नहीं लेके जा सकते, इसका वैल्यू मिनिमम 1 होगा ही, है ना। तो इसलिए डिनोमिनेटर में 0 होगा नहीं, क्योंकि जब भी हम मैथ्स करते देखो बच्चे क्या करते ना बहुत बार कि वो इतना देखते नहीं, उतना सोचते भी नहीं है, उनको लगता है यार ठीक है नीचे में आ गया सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है ना, और ये 0 नहीं हो रहा है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो आप क्या लिख दोगे, देखो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0, है कि नहीं। तो थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे आप, n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। दिस इज योर आंसर। अब देखो कांसेप्ट क्या होता है ना, अगर इसका आंसर निकालना होता, कोई बच्चा इसका आंसर निकाल लेगा, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, बट अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कि डिनोमिनेटर में ऐसा सिचुएशन आ जाता जहां पे आप ये देख रहे हो कि जो साइन थीटा है ना, मान लो वो क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, बट डिनोमिनेटर में तो आप 0 नहीं कर सकते हो। तो अगर आप sin थीटा इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो फिर तो गलत हो जाएगा ना भाई, क्यों, क्योंकि sin थीटा डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता है। लेट्स से मान लो ऐसा केस है, तो इन दैट केस आप थीटा इज इक्वल टू n पाई कैसे लिखोगे, फिर नहीं लिख पाओगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वहां पे आपको अकॉर्डिंगली सिचुएशन के डील करना पड़ेगा, है ना। बट इस केस में आप आराम से उसको सॉल्व कर दिए, क्यों, बिकॉज 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा विल नेवर बिकम 0। तो इसलिए आप टेंशन फ्री हो गए कि भाई ये 0 तो होगा नहीं, जो भी होगा कोई रियल नंबर होगा अपार्ट फ्रॉम 0, कोई भी रियल नंबर है अपार्ट फ्रॉम 0, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और आपको आंसर कितना मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो इसका जो आंसर है थीटा इज इक्वल टू n पाई। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्योरली इमेजिनरी, है ना, प्योरली इमेजिनरी। देखो नेक्स्ट अगर मैं प्योरली इमेजिनरी की बात करूं, ठीक है, क्या है आपका प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी में क्या करना पड़ेगा, देखो a इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, मतलब 3 माइनस 4 मतलब 3 माइनस 4
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सेम केस, डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, इंप्लाइज दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, साइन स्क्वायर पाई बाय 3, साइन स्क्वायर पाई बाय 3, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद करो, क्या होगा सॉल्यूशन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, है ना, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। अब मत पूछना कि सर ये कहां से लाए हो आप, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, क्योंकि अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो आपकी गलती है, मैंने तो पढ़ाया है ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, फिर आपको तो डाउट आना ही नहीं चाहिए उसमें, है ना। तो ये चीज मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है यहाँ पे, डन, क्लियर। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि जेडब्ल्यू मेंस में भी पूछा गया था, ठीक है। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं दोस आर बेसिकली बेस्ड ऑन जेडब्ल्यू मेंस वाले। एडवांस में बार बार बोल रहा हूं कि एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, फंक्शन से भी सिंपल क्वेश्चन देखने को ही मिल जाते हैं। उसके बाद आपका फिर आता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो लोग, है ना, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जब वक्त आएगा तो वो भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो दिस वन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है, ताकि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिले। और मेरा हमेशा यही रहता है, जब भी मैं कोई चैप्टर कराता हूं, देखो कंसेप्ट में तो मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूं, मतलब आने वाले 5 से 10 साल में जो जेडब्ल्यू पूछेगा वो भी मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, है ना। तो कंसेप्ट 100% कवर हो गया। और मैं जब क्वेश्चन कराता हूं तो आई मेक श्योर कि मैं इतना वैराइटीज क्वेश्चन करा दूं ना, कि अगर कोई बच्चा इसके अलावा कुछ ना भी पढ़े ना, तो फिर भी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करे और उसको लगे कि यार मैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूं क्लासरूम के ही प्रोग्राम में, है ना। तो दैट वे ऑल्सो ही और शी कैन परफॉर्म वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। बस यही है कि जितना मैं क्लास में करा रहा हूं आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नॉट ओनली सब गुड अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट होना चाहिए आपका अंडरस्टैंडिंग। मतलब जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका 99% आप मेरे से ले लो, बस आप आराम से कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, x इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आप क्या ही कर सकते हो इसमें, एक ही ऑप्शन है, या तो आप x का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करोगे, फिर दिस टू द पावर 4 निकालोगे, फिर दिस टू द पावर 3 निकालोगे, दिस टू द पावर स्क्वायर निकालोगे, है ना, फिर सबको ऐड करोगे। तो भाई डेफिनेट सा बात है, क्वेश्चन इतना लेंथी तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ आपको कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो -4 को 2i लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4i। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -16, क्योंकि 4i स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका 16i स्क्वायर ना, 16i स्क्वायर का वैल्यू -16। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये कितना हो जाएगा 25 से 35 41, है ना, 41 ही होगा ना, 41 प्लस 41 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी, है ना, अगर मैं x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ठीक है, इसको अगर मैं इससे अगर डिवाइड कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, देखो ये x स्क्वायर टाइम से जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 10x क्यूब हो जाएगा प्लस 41x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो -x क्यूब, फिर ये कितना हो जाएगा आपका, देखो -6x स्क्वायर माइनस x, फिर ये कितना टाइम जाएगा, -x स्क्वायर टाइम जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -x क्यूब हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, नहीं ये x होगा ना, सॉरी दिस विल बी x, राइट, दिस विल बी x। तो ये -x क्यूब हो जाएगा और ये -10x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -41x, आई थिंक, राइट, -41x, ओके, ठीक है। अब ये देखो कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 40x, ठीक है। तो आप कितना करोगे, +4 से करोगे, यहाँ पे 4 लेकर आ जाओगे, डन ना, बस मैं सिंपल प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो +4 से जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 40x, 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164, ठीक है, डन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखो -160। क्लियर हो गया, -160, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं, देयरफॉर x टू द पावर 4,
है ना, प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दिस इज द डिविडेंड, ये क्या है आपका डिविडेंड है, दैट इज इक्वल टू डिविजर। डिविजर क्या है मेरा x² प्लस 10x प्लस 41 है कि नहीं, इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है मेरा x² माइनस x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है माइनस 160। यही है ना, ये क्या है आपका डिविडेंड, ये क्या है आपका डिविजर, ये क्या है आपका कोशेंट, ये क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे देखो आप ध्यान से, इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू तो जीरो है ना, आपने निकाला है, इसका वैल्यू तो जीरो है, तो ये 0 इंटू दिस हो गया कितना x² माइनस x प्लस 4 माइनस 160, भाई 0 इंटू समथिंग इज 0, आंसर कितना आया आपका माइनस 160। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आप दिस टू द पावर 4 निकालो, दिस टू द पावर क्यूब निकालो, फिर वैल्यू को पुट करो तो आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर उतना ही आएगा, माइनस 160 आएगा। बट दिस हैज ईज योर प्रॉब्लम, है ना, इसने आपके काम को क्या किया है, बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। क्लियर, ऑल डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, है ना। अब देखो नंबर 9 क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, देखो z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप पूछोगे सर z क्या है, तो मैं बोलूंगा मुझे भी नहीं पता क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ना, तो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। आपको कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, बिकॉज दिस कोएफिशिएंट्स आर इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स और इट्स अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इट्स नॉट अ रियल इक्वेशन। ठीक है, वेयर लैम्डा एक रियल क्वांटिटी है और i का वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमको पता ही है। ठीक है, सपोज द इक्वेशन हैज अ रियल रूट, एक रियल रूट है, तो फाइंड द नॉन रियल रूट, है ना, फाइंड द नॉन रियल रूट। इक्वेशन में आपका क्या है, ये जो इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसमें क्या होगा, एक रियल रूट एक इमेजिनरी रूट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बच्चों का डाउट आएगा कि सर इमेजिनरी रूट जो होता है कॉम्प्लेक्स रूट तो हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है, तो वो तब होगा ना व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर रियल, व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर इमेजिनरी देन वो रूल आपका वायलेट हो जाता है, और इन दैट केस आपको अगर दो रूट है तो एक रियल और एक नॉन रियल भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में हुआ है। ठीक है, तो मान लो कि मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट अल्फा बी माई रियल रूट, अल्फा बी माई रियल रूट। ठीक है, मैंने मान लिया कि अल्फा क्या है, रियल रूट है। अगर अल्फा रियल रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा भाई, क्योंकि कोई भी रूट अपने पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देयरफॉर में क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई अल्फा प्लस लैम्डा प्लस 2i इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। तो इंप्लाइज दैट में क्या करूंगा, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस लैम्डा, ठीक है, फिर माइनस आई अल्फा प्लस 2i, तो प्लस 2 माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूं, रीअरेंजमेंट किया बस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते रहना है, दिस प्लस आई इंटू दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी तो होगा ना भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दिस है, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो ना 0 प्लस 0i, ऐसे लिख सकते हो ना, 0 को 0 प्लस 0i, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, है कि नहीं, ये कितना हो गया आपका 0 और ये भी कितना हो गया आपका 0। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देखो देयरफॉर 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2, दैट मीन जो आपका एक रियल रूट है उसका वैल्यू कितना है 2, आपने वो निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अल्फा का वैल्यू 2 है, देयरफॉर 2 स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस लैम्डा, ये भी 0 होगा, तो देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू भी कितना आएगा 2 आएगा, लैम्डा का वैल्यू भी 2 आया आपका। ठीक है, लेकिन क्या आपको बोला है अल्फा निकालने के लिए, नहीं। क्या आपको बोला लैम्डा निकालने के लिए, नहीं। आपको बोला कि फाइंड द नॉन रियल रूट, है ना, फाइंड द नॉन रियल रूट। तो आप क्या करोगे, है ना, लेट अल्फा बी द रियल रूट एंड मान लो कि बीटा बी माई नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट, है ना, अल्फा क्या है मेरा रियल रूट है, बीटा क्या है मेरा नॉन रियल रूट है, मैंने मान लिया बीटा। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन देखो जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई जेड प्लस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2i इज इक्वल टू 0 है, यही है ना 2 प्लस 2i भाई। अब मेरे पास पूरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमको ये पता है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ना विद इमेजिनरी कोएफिशिएंट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा 3 प्लस आई माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1, ये हमेशा ट्रू है ना, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, दैट विल बी व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ दिस विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि जब आप एक एक करके लोगे तो -1 टू द पावर 1, आप दो दो करके लेते अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, तो क्या आता आपका -1 टू द पावर 2, पढ़ा दिया हूं, ये सब थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, पढ़ा दिया हूं। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका
माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको पता है अल्फा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इंप्लाइज दैट बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस आई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई। तो आपका जो नॉन रियल रूट है उसका वैल्यू कितना है, 1 माइनस आई। तो नॉन रियल रूट का वैल्यू कितना है, 1 माइनस आई। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, आराम से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, डन। तो यही आपको याद रखना, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख जाए जहां पे क्या है, जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इन दैट केस कंजुगेट आपके पेयर रूट ऑकर करेंगे। ये सब कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है वहां पे, इसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लेक्चर देखा है तो आप प्रूव भी कर सकते हो कि क्यों नहीं होता, आपके पास अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना। और नहीं देखा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, बोलो मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा ही दिया। अगर आप नहीं देखे हो तो फिर तो गलती आपकी है ना, आप देखोगे भी नहीं मेरा लेक्चर, आप समझने की कोशिश भी नहीं करोगे, फिर बोलोगे कि सर हमको कुछ आता भी नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो, मतलब। ठीक है, क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सेशन को बंद करेंगे एंड देन विल मूव टू अदर नेक्स्ट सेक्शन, जहां पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या क्या फॉर्म होता है जिससे हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। अब देखो क्या है यहाँ पे, लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 10 एंड इट सेटिस्फाइज 2z माइनस n बाय 2z प्लस n इज इक्वल्स टू 2i माइनस 1 फॉर सम नेचुरल नंबर n। n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो क्वेश्चन देखो जब भी आप करते हो ना, नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी चैप्टर का हमेशा जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होते हैं ना कि n क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, सॉरी एक रियल नंबर है क्या, एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, एक इंटीजर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपको छोटी छोटी चीजों पे फोकस देने का हैबिट बनाना चाहिए। ठीक है, तभी आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो पाता है। ठीक है, z क्या है, बिलोंग्स टू c, मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 10 है। ठीक है, तो मैं z ले लेता हूं, लेट z को मैं ले लेता हूं x, रियल पार्ट का तो आइडिया नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 10 है, तो ये 10 आई। ठीक है, z का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मैंने क्या बोल दिया आपका 10, और जो रियल पार्ट है वो कितना है, x है, तो x प्लस 10i मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलो डन, है ना। रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो आराम से हमने इसको लिख दिया, z इक्वल्स टू x प्लस 10i। ओके, and it satisfies 2z minus n by 2z plus n is equals to 2i minus 1 for some natural number, then n का वैल्यू z का वैल्यू। तो ऑफ कोर्स सब बात, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, आपको क्या करना है, उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, बस उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कितना हो जाएगा, देखो 2z minus n, है ना, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i minus 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 2z plus n। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करो तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 इंटू, है ना, x प्लस 10i, ठीक है, माइनस n दैट इज इक्वल्स टू 2i माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, देखो 2x, है ना, 2x हो जाएगा, प्लस 20i प्लस 20i प्लस n। क्लियर हो गया? डन। इसको क्या लिखोगे आप, देखो 2x प्लस 20i माइनस n दैट इज इक्वल्स टू 4ix प्लस 40i स्क्वायर, मतलब माइनस 40 हो जाएगा ये, है ना, तो सीधा माइनस 40 लिख देता हूं मैं, माइनस 40 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ni, फिर कितना हो जाएगा, देखो माइनस 2x माइनस 20i माइनस n। क्लियर हो गया? डन। अब देखो यहाँ पे भी माइनस n था, ये कटेगा, माइनस n था, इधर कटेगा। ठीक है, और भी कुछ कटेगा क्या, नहीं और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो मैं फिर इसको क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ, मैं फिर क्या करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। डन। अब देखो यहाँ पे कितना है, ट्वाइस x है प्लस 20i है, तो लिखो यहाँ पे ट्वाइस x प्लस 20i इज इक्वल्स टू, इधर भी मैं उसी फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, देखो माइनस ट्वाइस x माइनस 40 लिखूंगा, माइनस ट्वाइस x माइनस 40 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, प्लस i लिखूंगा, एंड देन i के साथ क्या क्या आएगा, देखो i के साथ आएगा 4x आएगा प्लस ट्वाइस n माइनस 20, 4x प्लस ट्वाइस n माइनस 20 आ गया ना। क्लियर? अब देखो दोनों साइड कंपेयर करो, दोनों साइड अगर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, देयर फॉर 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 40, तो इंप्लाइज दैट x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 10 है क्या, x का वैल्यू माइनस 10, भाई देख लो x का वैल्यू, तो रियल पार्ट ऑफ z ना, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z ही तो है ना भाई, रियल पार्ट ऑफ z ही क्या है आपका, x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो ये देखो कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया आपका, माइनस 10। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो होगा नहीं, ये कट गया और ये कट गया, तो या तो a होगा या तो c होगा, है ना। अब हमको निकालना है n का वैल्यू, n का वैल्यू कैसे निकालोगे, एंड 20 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4x प्लस ट्वाइस n माइनस 20, तो इंप्लाइज दैट 20 इज इक्वल्स टू 4x, 4x कितना हो जाएगा, माइनस 40 प्लस ट्वाइस n माइनस 20, है ना, कितना हो जाएगा, देखो इधर आ गया तो 80
तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, n का वैल्यू आ गया 40, n का वैल्यू 40 40 40, दिस वन सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो n भी आ गया आपका, रियल पार्ट ऑफ दैट आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस बेसिक क्वेश्चन। अभी जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए, दोज आर नॉट एडवांस लेवल क्वेश्चन। एडवांस में इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लास्ट का ट्रेंड भी देख लो ना 5-6 साल का, कभी नहीं पूछेंगे, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। इजी पूछ सकते हैं लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, और ये सब क्या है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है ना। तो एक सेशन मैंने इसलिए करा दिया ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाए, ताकि ऐसा ना लगे कि एकदम मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको जंप करा दिया और आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, है ना। क्योंकि मेरा तो आपने देखा होगा, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका हो, मैं बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, है ना। कि अगर आप 5th क्लास में अटेंड किए हो तो आपको पता है कि मैंने फर्स्ट क्लास में क्यों वो सब पढ़ा है, क्यों सेकंड में वो सब पढ़ा है, क्यों थर्ड में वो सब पढ़ा है, क्यों फोर्थ में वो सब पढ़ा है, सो दैट आज आप 5th में ये सब सीख रहे हो। तो मेरा प्रोसेस बहुत क्लियर रहता है मुझे, है ना। तो मुझे बहुत एकदम अच्छे से आइडिया रहता है कि मैं कैसे डॉट्स को कनेक्ट करूंगा, ताकि जब बच्चा एक रिवाइज करे ना, तो उसको मेरे क्लासेस याद आए कि सर ने किस टॉपिक के बाद कैसे कराया था, और उसी तरीके को आप, उसी नोट को जैसे मैंने कनेक्ट किया था, आपके दिमाग में भी वो बस जाए पूरा, है ना। सो दैट यू कैन रिटेन थिंग्स फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कैसा मजा आया कि नहीं आया आपको, और कुछ भी अगर आप फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलो, thank you so much, love you all once again, see you in the next class, okay, goodbye।